आईएचएम में एडमिशन के लिए क्या मोटिवेशन क्या थी या फिर रैंडम था कुछ? नहीं, रैंडम तो नहीं था एक्चुअली। फैमिली से काफ़ी लोग होटल इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे। गलती गलती होती इसीलिए कि आप सीखो। एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था क्योंकि हम लोग की एंट्री हॉस्टल में नहीं थी। लोकलाइट्स विल नॉट अलाउड टू गेट टू दी हॉस्टल। मेरा कोई सीनियर इंट्रो लेता था तो मैं इस एटीट्यूड में नहीं आता था कि यार व्हाई दिस गाय इज टेकिंग माय। आपके अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए। और होटल इंडस्ट्री आपको यही सिखाती है। या तो आप टीयर 1 कॉलेज में हो या टीयर 2 कॉलेज में भी हो, अगर आपने कैंपस प्लेसमेंट उठा लिया तो आप एक अच्छे लेवल पे स्टार्टिंग कर सकते हो। मेरे स्किल्स को वहाँ पे देखते हुए और मेरे काम को देखते हुए 3 महीने के अंदर ही मैं प्रोसेस ट्रेनर प्रमोट हो गया मैग्नम। होटल मैनेजमेंट ने वो जो मेरा कैरेक्टर एक डेवलप किया था ना, दूसरों की मदद करने वाला या कस्टमर को सबसे ऊपर रखने वाला, उसने मुझे फायदा दिया। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए, बस पिचिंग होनी चाहिए। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके उतरोगे ना तो पैसा लगता है। यार अभी हम लोग क्या है ना, हम लोग लड़ रहे हैं तो पहले अपने आप से सच्चे रहो। तो यार कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो कि आईएचएम से ग्रेजुएट है और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है कि बताना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस भी किया है, जॉब भी की है और वो फॉरेन भी गए हैं, वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है और वो अभी एक एंटरप्रेन्योर है। तो उनकी लाइफ जर्नी बहुत सही है। मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे आईएचएम में हैं उनको तो ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि क्या मैंने अलग अलग लोगों का माइंडसेट देखा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आईएचएम के बाद कुछ नहीं हो सकता, कुछ लोग सोचते हैं कि आईएचएम के बाद बहुत कुछ हो सकता है, कुछ लोग सोचते हैं आईएचएम के बाद सिर्फ जॉब ही लगती है। बहुत सारे मिथ हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जितने देख रहे हो आपको कुछ नहीं मालूम। हाँ, उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत डिटेल्स की कमी हो उनके पास। मैं होप करूंगा कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं है, हमने और भी आईएचएम के बच्चों को रीच किया है और उसके बाद उनसे बात करने की कोशिश करी है, तो वो वीडियोस भी चैनल पे आ गई होंगी, तो आप आगे देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, जो नॉलेज मिले उससे सीखना और फिर अपने व्यूज कमेंट में डालना कि यार सही था कि नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यार हम लोग आ गए हैं आईएचएम भोपाल के एलुमनाई के पास। तो आप अपना बेसिक डिटेल्स बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आपने आईएचएम में कोई ब्रांच होती है? तो मेरा नाम सारिम फारूकी है और मैं भोपाल से ही हूँ प्रॉपर। आईएचएम में यूजुअली होटल मैनेजमेंट में 4 फील्ड्स होती हैं। एक आपका हो जाता है फ्रंट ऑफिस, एक हो जाता है किचन, एक हो जाता है एफएनबी सर्विस, एक हो जाता है हाउसकीपिंग। तो मैंने फ्रंट ऑफिस चूज़ किया था। पढ़ना तो हमको चारों ही पड़ता है, 3 साल। फिर आप अपने पसंद का कोई भी एक एलओबी चूज़ कर सकते हो। तो मेरा जो प्रायोरिटी था वो फ्रंट ऑफिस था। तो जो अपन एलओबी चूज करते हैं वो सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, कौन सी नहीं, आपको 3 साल पढ़ना होता है, चारों टॉपिक्स। फिर आपका जब कैंपस इंटरव्यू होता है तब आप अलग अलग डोमेन के हिसाब से अपनी एलओबी में जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो। नॉलेज तो आपको सारे डोमेन की लेनी पड़ती है 3 साल। और अगर अपन तीनों में इंटरव्यू देना चाहें तो वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। अब एक होटल आया है कैंपस के लिए, आप चाहो तो उसमें फ्रंट ऑफिस में इंटरव्यू दे दो। दूसरे होटल आया हुआ है, दूसरी ब्रांच आई हुई है, आप उसमें दूसरे डोमेन में दे दो, किचन में दे दो। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज काहे में है। तो मेरे हिसाब से अलग अलग डोमेन्स में इंटरव्यू दे के आपकी एक खिचड़ी पक जाएगी। आप जिस एक प्रॉपर एलओबी को शुरू से फॉलो कर रहे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसी में आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो वैसे आईएचएम में एडमिशन के लिए क्या मोटिवेशन क्या थी या फिर रैंडम था कुछ? नहीं, रैंडम तो नहीं था एक्चुअली। फैमिली से काफ़ी लोग होटल इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे और थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी लोग। तो उन्हीं के लाइफ साइकिल को देखते हुए, उन्हीं की चीज़ों को देखते हुए एक 12th में इंटरेस्ट बना कि कॉमर्स लिया था 12th में, तो एज सच कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर होटल मैनेजमेंट लिया कि एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी, कि एटलीस्ट आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री रहे, ताकि लाइफ में कभी भी कुछ ऊपर नीचे आए तो उस एक प्रोफेशनल डिग्री की वजह से आप किसी भी होटल में जॉब करके अपनी ज़िंदगी को आप काट सकते हो। ये नहीं कि बीकॉम कर लिया, बीबीए कर लिया तो आप बैठ ही गए। अब आपके पास एक होटल मैनेजमेंट की डिग्री है तो किसी भी होटल में जाके आप ज्वाइन तो हो ही सकते हो ना। हाँ, तो उसमें इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है ना? हाँ जी, इंटर्नशिप करनी पड़ती है। सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप होती है। मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी रेडिसन ब्लू होटल, न्यू दिल्ली, द्वारका से। कितने टाइम की रहती है? 4 महीने की इंटर्नशिप थी वो। तो उसमें अलग अलग डोमेन्स में इंटर्नशिप हुई है कुछ टाइम, जैसे कि आपका किचन हो गया, फ्रंट ऑफिस हुआ, हाउसकीपिंग हुआ, एफएनबी सर्विस हुआ,
और उसी के साथ साथ मैंने एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी करी थी और परचेज डिपार्टमेंट में भी करी थी उनकी। आपके पास और भी फील्ड का नॉलेज था? हाँ, मैंने मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छे मेरे जो थे मेरे सीनियर्स थे, जो भी वहाँ पे HR डायरेक्टर थी, उनसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो उन्होंने मुझे इसके साथ साथ HR और परचेज डिपार्टमेंट में भी इंटर्नशिप करवाई थी। चलो ये सही है, मतलब आपका जी। कम्युनिकेशन अच्छा है लोगों से, अगर किसी से भी बात करना हो तो आप कर लेते हैं easily। हाँ, वो तो बिल्ट हो ही जाता है कम्युनिकेशन। उसमें कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। हाँ सो इट्स लाइक कि अगर सामने वाला को आप एंगेज कर पा रहे हो तभी आपका कम्युनिकेशन बिल्ड हो पाएगा। तो वो एक एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन हाँ, की। क्योंकि ये स्किल सबके पास नहीं होती है। इसका तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता, पेपर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ये रहता है। बहुत से लोग इसमें मेहनत करते हैं कि ये वाली स्किल हम डेवलप कर लें, कुछ के पास इनबिल्ट होती है कि हाँ यार बचपन से ही है तो अपना कर रहे हैं। देखिए, वो चीज़ जो होती है ना, वो अब आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे ये लगता है कि वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को किस तरीके से जज कर रहे हो। अगर आपने ही अपने आप को जज कर लिया है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम ऑफ नो यूज, तो फिर आप अपने पेरेंट्स से भी उस तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। बट आपको ये मालूम है कि हाँ, यू आर स्टैंडिंग एट सम प्लेस एंड आप कुछ भी बात करोगे तो उसका एक आउटकम निकलेगा। तो वो आपके एक अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आपका कम्युनिकेशन डेवलप होता है। अंदर का जो एक डर होता है ना, फियर ऑफ फेलियर, कि यार मैं इस बंदे से बात करूंगा, अब ये कुछ उल्टी सीधी बात ना हो जाए, ये मुझे बेवकूफ़ ना समझ ले। पहले ही बैड सिनेरियो हाँ, क्रिएट कर लेते पहले ही वो आपके दिमाग के एक पिछले हिस्से में, जिसको हम एमेगडाला बोलते हैं, हैं। हाँ वहाँ पे जनरेट हो जाती है वो चीज़। आप खुद ही के लिए नेगेटिव थॉट्स रखने लगते हो। क्या होगा अगर आप गलत बात भी करोगे तो वो बंदा आपके मुंह पे तो हंसेगा नहीं, पेट पीछे ही हंसेगा, बट आप तो वहां से कुछ आउटकम लेके निकलोगे ना, जो आपको आगे के किसी लिए बात काम करने आएगा। में हाँ काम आएगा, कि मैंने वहां पे ये गलती करी थी, अब मैं इस गलती को यहाँ ना दोहराऊं। मतलब गलतियों से सीखना भी है। हाँ, गलती गलती वही होती है, गलती होती इसीलिए कि आप सीखो। सही बात। और उसको रिपीट मत करो। दैट्स द थिंग। तो जैसे IHM में आप कितने 4 साल रहे थे? नहीं, 3 साल 3 साल था का। हमारा। हाँ जी। तो कैसा रहा था, कुछ एक्सपीरियंस उसका? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था। देखिए, हमारे यहाँ IHM में हम लोकल्स थे और हमारे क्वांटिटी बहुत कम थी IHM भोपाल में, जो लोकलाइट भोपाल वाले थे। मतलब हम ज़्यादा लोग नहीं, हम मुश्किल से 12 या 15 लोग थे हमारे बैच में भोपाल के। बाकी सब बाहर के थे। कोई दिल्ली से था, कोई उत्तराखंड से था, कोई बिहार से था, कोई यूपी से था। तो वो एक जो मिक्सअप हुआ हम लोगों का, और फिर फ्रेंडशिप बनी कि उनको भोपाल शहर में कोई ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग खड़े हुए हैं, हमें कॉलेज से रिगार्डिंग कुछ काम है, क्योंकि हम लोगों की एंट्री हॉस्टल में नहीं थी। लोकलाइट्स विल नॉट अलाउड टू गेट इनटू दी हॉस्टल। बट क्या होता था, सारे सीनियर्स तो हॉस्टल में ही रहते थे। हाँ अब कोई जर्नल चाहिए, अब आपको कुछ मटेरियल चाहिए, हॉस्टल में आप एंट्री कर नहीं सकते हो, तो आपका जो एक बिल्ट हो गई है फ्रेंडशिप, उसके थ्रू हॉस्टल वाले आपकी हेल्प कर देते। चलो तो सही। माहौल तो बहुत अच्छा था। सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिंग थे। मतलब मेरे सीनियर्स आज काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए, बट स्टिल इफ आई कॉल देम सर, आई एम हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ इशू, तो वो तुरंत इशू रिजॉल्व हो जाता है। सीनियर्स भी मतलब सही है। सीनियर्स भी सब सपोर्टिव है। देखिए, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप गए हो, अब यूजुअली क्या होता है कि आप जब एडमिशन लेते हो किसी भी कॉलेज में, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बना होता है कि सीनियर्स आपको सप्रेस करेंगे, आपको दबाएंगे, बट वो बिल्कुल गलत है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ। मेरा कोई सीनियर इंट्रो लेता था तो मैं इस एटीट्यूड में नहीं आता था कि यार वाई दिस गाय इज टेकिंग माई इंट्रो। मैं अपना इंट्रो उनको दे देता था, और उस एक इंट्रो देने की वजह से मेरी उनसे ऐसी बॉन्डिंग बन जाती थी कि कभी मैं किचन की क्लास में अगर अपना किचन किट घर पे भूल गया हूँ, तो हॉस्टल से कोई सीनियर लाके मुझे अपना किचन किट दे देता था कि बेटा तेरी क्लास है, तू जाके क्लास कर ले, सिर्फ एक इंट्रो की वजह से। मतलब बात करने का एक तरीका भी है। तरीका, और आपके अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए। और होटल इंडस्ट्री आपको यही सिखाती है, नरमी से पेश आना। नरमी से पेश आना। सामने वाला ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो जाएगा अगर आप अपने थोड़ा दिल से बात करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या किसी को आप अकड़ दिखा रहे सही हो? आप बात। नॉर्मली तरीके से बात करो एंड आपका काम होगा, 10 बार होगा। तो रैगिंग वाला सीन नहीं था, सिर्फ इंट्रो सीन था। रैगिंग नहीं। और वो इंट्रो भी क्यों होता था यार? अब जैसे इंट्रो भी इसलिए होता था ताकि एक थोड़ा सा मस्ती मजाक हो जाए, प्लस सामने वाला आपको जान ले। अब मेरा इंट्रो कैसे होता था कि सबको पता था भाई आई एम अ हार्डकोर भोपाली, तो ना मुझे इंग्लिश में इंट्रो देना होता था, ना मुझे हिंदी में इंट्रो देना होता था।
मुझे पूरी भोपाली एक्सेंट में अपना इंट्रो देना पड़ता था अपने सीनियर्स दैट इज अ काइंड ऑफ फन, मतलब उसमें हाँ, भी मजा आता है। वो फन ही होता था, तो हम उसको फन एक्टिविटी की तरह ही लेते थे। ना कभी कोई सीनियर आपको हाथ लगाएगा, ना आपसे कुछ उल्टी सीधी हरकतें करवाएगा कि भाई तू मेंढक बन जा या तू मुर्गा बन जा या तू दौड़, ऐसा सीन नहीं। ऐसा सीन नहीं। कुछ होता भी था तो वो कहते थे कि अपने कॉलेज का नाम हिंदी में क्या है, जाओ वो याद करके और वो बताओ। तो वो भी तो आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है ना। वैसे मुझे पता नहीं है, आप बताओगे क्या बोलते हैं हिंदी में? अब देखिए काफी टाइम हो गया, वैसे तो उसको बोलते थे राष्ट्रीय प्रबंधन संघ, अब तो मैं नहीं भूल चुका यार, 8 साल हो गए हैं तो याद भी नहीं है। तो इसी तरीके से था वो, हिंदी में नाम याद करके हमें कॉलेज बोर्ड पे लिखा हुआ था हिंदी में नाम। आप कॉलेज के बाहर जाओगे तो आपको दिखेगा, तो हम लोग वो बोर्ड पे याद करते थे, फिर जाके सर हमने याद कर लिया, फिर हम बताते थे। तो उसके बाद एक इंट्रो दे दिया, एक हिंदी में कॉलेज का नाम बता दिया, उसके बाद महीने भर तक आपके चाय समोसे के पैसे ही नहीं लग रहे। सीनियर्स ही करते हैं सब सीनियर कुछ। से आपको उठा के ले जाते थे, चल 10 नंबर फुलवारी हम लोगों का अड्डा हुआ करता था, कॉलेज खत्म हो गया, अरे चल पैसे भी तो इतना बड़ा हो रहा है, नेवर ओपन योर वॉलेट इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर, ये चीजें रहती थी। तो वो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड रहता था। मतलब आई डोंट नो कि यू गाइज विल बिलीव और नॉट, बट मेरी जितनी दोस्ती मेरे बैच वालों से है ना, उसको आप ट्रिपल कर दो, इतनी दोस्ती मेरे सीनियर्स से। ये तो है, कम्युनिकेशन जिनका अच्छा होता है उनकी सबसे बनती है। आज भी मतलब मेरे कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो यहीं लोकल भोपाल में ही हैं, और सैटरडे की शाम या संडे की शाम हम लोग साथ में घूमते हैं, जबकि उनकी शादी हो चुकी है। आज भी दोस्ती इतनी तगड़ी है कि हम आज भी साथ में बैठते हैं। कॉलेज के सीनियर्स हैं वो, लेकिन हम हर हफ्ते मिलते हैं, चाय पियेंगे, इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्त आएंगे। तो ये चीज़ रहती है। सही है। और इंडिया में शायद कोई भी ऐसी बड़ी सिटी नहीं है जहाँ पे जाके मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वहाँ हर एक सिटी में मेरे कॉलेज का कोई ना कोई होटल इंडस्ट्री का सीनियर मौजूद है। तो कहीं भी गए तो एक फ़ोन लगाना है, उनसे ये बोलना है सर बेस्ट होटल बता दो जहाँ रुक सकते हैं, अभी पागल है क्या, घर है, आ जाओ। ये चीज़ रहती है। तो वो एक फ़ायदा बहुत है, क्योंकि सब फैल गए हैं, कोई इंडिया में है, कोई इंडिया के बाहर भी है, कुछ लोगों के खुद के होटल्स खुल गए हैं, खुद के रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। तो इस तरीके से काम चल रहा है। तो आपने फिर क्या सोचा था कि जब आप IHM में थे तब आपने क्या सोचा था कि मैं जॉब करूंगा या फिर खुद का कुछ करूंगा? यार जब मैंने एडमिशन लिया था तब तो मेरा सिंपल सा सिनेरियो ये था कि मुझे नॉर्मली अपना ग्रेजुएशन करना है यहाँ से और कैंपस लेके किसी अच्छे होटल में जॉब ज्वाइन करनी है। बट ये है ना कि ज़िंदगी में आप जो सोचते हो वो होता नहीं, कभी नहीं होता। तो मेरी जो इंटर्नशिप हुई थी रेडिसन में, उसने मेरी लाइफ पूरी बदल दी। अच्छा। मैंने वहाँ पे अपना ज़्यादा वक्त दिया HR डोमेन को, जो दिल्ली में मैंने इंटर्नशिप करी थी। तो मुझे HR का काम बड़ा पसंद आया यार, मतलब वो काम को देख के ऐसा लगा कि मैं इस चीज़ के लिए बना। हाँ। मैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए बना। हाँ। तो क्या हुआ, मुझे वो काम बड़ा पसंद आया और वहाँ पे भी सबका लाडला हो गया था, चाहे जो HR मैनेजर थी, चाहे जो HR डायरेक्टर थी। तो उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया कि आप यहाँ से डिग्री ख़त्म करने के बाद आप MBA करोगे HR में और आप HR फील्ड ही ज्वाइन करोगे। खैर मैंने वो प्रॉमिस तो अपना फुलफिल किया, लेकिन मैं कैंपस में भी बैठा। मेरा सिलेक्शन हुआ था डोमिनोज में गेस्ट डिलाइट मैनेजर की पोजीशन पे, नागपुर लोकेशन आई थी, बट मैंने ज्वाइन नहीं करा। मैं अपना HR में MBA करने पुणे चला गया था, तो मैंने वहाँ से MBA करा। कौन से कॉलेज से किया था आपने? मैंने यूनिवर्सिटी से किया था, डायरेक्ट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। वो एक DIMR कॉलेज था उससे एफिलिएटेड, तो वहाँ से मैंने अपना MBA किया था HR में 2016 में 17 to 19 मैंने MBA करा। वैसे आज के डेट में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फीस बहुत है MBA की, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम सीन क्या था? कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। अब आज भी अगर आप किसी Tier 1 कॉलेज में जाओगे तो फीस उसी लेवल की लगेगी, Tier 2 में जाओगे तो उस तरीके की लगेगी, Tier 3 में जाओगे तो उस तरीके की लगेगी। वो फीस तो स्टैग्नेंट ही है। मतलब उस टाइम भी उतनी ही थी, आज भी उतनी है यार? अब आज के मार्केट का तो पता नहीं है। नहीं, अभी तो मतलब फिलहाल मतलब नॉर्मल से नॉर्मल कॉलेज भी मैं देख रहा हूँ तो 10-20 लाख के अंदर ही ले रहा है वो। नहीं, उस जमाने में 10-20 लाख भी लगती थी, लेकिन वो कॉलेजेस अलग होते थे। जैसे कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मेरे भी फ्रेंड गए अभी मतलब पिछले साल ही। तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी बालाजी यूनिवर्सिटी करके, पुणे में ही है वो। हाँ बालाजी है ना, मैं जानता हूँ। तो उसकी अभी फीस मतलब 13 लाख है अभी, मतलब मेरे दोस्त ने लिया है एडमिशन। अच्छा। तो मेरा भी मन था, लेकिन वो फीस इतनी थी कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, तो मैंने फिर लिया नहीं उसको।
हाँ, जैसा भी हो, अब जैसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो। और यार मेरा तो सिंपल सा मानना है, देखो इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, या तो आप टियर 1 कॉलेज में हो या टियर 2 कॉलेज में भी हो, अगर आपने कैंपस प्लेसमेंट उठा लिया तो आप एक अच्छे लेवल पे स्टार्टिंग कर सकते हो। अदरवाइज उसके बाद आपका एक्सपीरियंस ही बोलता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। फिर कॉलेज का नाम मैटर ही नहीं करता, नाम, ग्रेड्स, परसेंटेज, कुछ मैटर नहीं, फैमिली बैकग्राउंड, खुद कितने बड़े हो, नथिंग मैटर्स। सिर्फ experience। क्या एक्सपीरियंस है और कंपनी को क्या दे सकते हो, सिर्फ ये मैटर करता है। ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। हाँ, नहीं भाई, वो ग्रेड्स तो आपको लाने पड़ेंगे, पास तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं इंटरव्यू देने भी जाओगे, अगर वो देखेगा 33% से पास हुए हो तो वो क्या सोचेगा, वो तो आपके स्किल्स तो आपके काम करने के बाद सामने आएंगे ना। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी एटलीस्ट आप इतने हैंडसम ग्रेड्स लेके आओ कि आप वहां पे बैठे रहो, कि आप स्टार्ट कर पाओ, स्टार्ट कर उसके पाओ। बाद भले वो मैटर ना उसके बाद भले ही वो मैटर ना करे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक, क्योंकि वो एक बनी हुई है ना, जब तक देखो आप किसी इंसान से बात नहीं करोगे या उसका काम नहीं देखोगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। लेकिन उसको समझने से पहले तो उसका पेपर बोलेगा ना, जो वो सीवी लेके आया है, हाँ, जो वो मार्कशीट्स लेके आया है, है, वो चीज़ तो उसको कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करेगी ना, करेगी। वही देखने के बाद फिर वो जब काम करेगा। यार मेरे सामने तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि 40% 42% से पास हुए हैं। पहली जॉब ढूंढने में बहुत परेशानी आई, लेकिन पहली जॉब मिलने के बाद आज वो उस लेवल पे काम कर रहे हैं जहाँ 80% और 90% वाले काम नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी स्किल्स ने उनको खड़ा किया। पहली जॉब ढूंढने में तो बहुत स्ट्रगल किया बेचारों ने, लेकिन बस वो ऊपर वाले ने करम किया कि उन्हें उनकी पहली जॉब मिली, और फिर वहाँ से उन्होंने अपना स्किल को डेवलप करा और शो करना स्टार्ट किया, और अभी वो काफ़ी अच्छे लेवल पे कि 90% वाले उनके अंडर में आ रहे हैं। तो परसेंटेज मैटर करते हैं, लेकिन परसेंटेज मैटर करने के साथ साथ आपके स्किल भी मैटर करते हैं। देखो यार, मैं किसी को लेट डाउन तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे आजकल के ऐसे बच्चे हैं जो घर में ही घुसे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे, सिर्फ किताबों में लगे हुए हैं या मोबाइल में लगे हुए हैं। परसेंटेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आप एजुकेशन खत्म होने के बाद छोड़ते हो मार्केट में, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं रहती, सोशल स्किल डेवलप ही नहीं हुआ ना। ये तो बहुत एक तरीके से सीरियस सिचुएशन भी है, बहुत सीरियस सिचुएशन। आपका इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपका सोशल स्किल डेवलप ही नहीं हुआ। भाई आज के टाइम पे ज़्यादातर कॉर्पोरेट, आपका काम होता है कंप्यूटर वर्क पे, कंप्यूटर पे आपका काम होता है, आपको एक्सेल की नॉलेज तो हो, किताबें थोड़ी ना वो एक्सेल की नॉलेज आप देंगी, बस पढ़ के आ गए, आपने कभी काम ही नहीं किया उस पर। वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो। सही बात है, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, मतलब मेन फोकस स्किल पे होना चाहिए, पैरेलली चलनी चाहिए दोनों चीजें। मेन फोकस नहीं, अब इसके लिए स्किल डेवलप कर ली लेकिन पढ़ाई नहीं करी तो फिर उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि पास भी तो होना ही है ना। अब उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ भाई। एक आप किसी भी रास्ते की एक दुकान पे चले हो, कारपेंटर की दुकान पे, आपको वहाँ पे एक बंदा मिलेगा, दुकान का मालिक होगा, कारपेंटर होगा, बहुत तगड़ा काम कर रहा है, स्किल है, हाँ, लेकिन एक उसके पास वो प्रोफेशनल डिग्री या वो मार्कशीट नहीं है या पेपर नहीं है। तो आज वो जो इस दुकान में काम कर रहा है, वो इस दुकान को बढ़ाएगा जरूर, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, लेकिन उसका स्ट्रगल, अगर वो एक मार्कशीट लेके वो किसी अच्छी जगह पे खड़ा होता तो चीज़ें कितनी अलग होती। मतलब उसका बिजनेस का जो ग्रोथ का स्पीड थी वो काफ़ी बढ़ जाती, वो उस तरीके के कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाता, वो चीज़ थी। अभी क्या वो वेट करेगा कि कस्टमर आए। यार लेबर का एग्जांपल ले लो ना, एक सिविल इंजीनियर है और एक मजदूर है। सिविल इंजीनियर से अच्छा काम मजदूर करता है, हाँ, बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो बेचारा, उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो वो रिस्पेक्ट सिविल इंजीनियर को ही ज़्यादा मिल रही है। हाँ, इस मामले में सिविल इंजीनियर आ गए। मतलब एक कंपनी अगर जॉब दे रही है तो वो मजदूर को 500 या 800 रुपए दिहाड़ी पे बुलाएगी, लेकिन वहीं वो सिविल इंजीनियर लाख रुपए महीना उठाएगा। जबकि वो सिविल इंजीनियर से अगर बोल दो कि आज मजदूर छुट्टी पे है तो ये माल बना दे, सीमेंट और रेत और गिट्टी को मिला दे, तो वो सिविल इंजीनियर की सांसें भूल जाएंगे, वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा।
वो सिर्फ बैठ के डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन सोचो ना कि इस स्किल के साथ अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी है तो आप क्या कर सकते हो? फिर तो मतलब इंसान नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो दोनों चीजें पैरेलल ही चलाना है, स्किल भी डेवलप करना है और एजुकेशन भी लेना है। अपन किसी को कम ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं, रेशियो बराबर होना चाहिए। और एजुकेशन तो भाई एक टाइम पे आके रुक जाती है। आज मैं जिस पोजीशन पे, मतलब ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे भी हूँ आज मेरी एजुकेशन मुझे वो फ़ायदा नहीं दे रही जो मेरा स्किल मुझे फ़ायदा दे रहा है। लेकिन वो एजुकेशन ने मुझे यहाँ तक लेके तो आया। इनिशिएट करने में किसी भी चीज़ को एजुकेशन हेल्प करती है, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस और स्किल आपको बढ़ावा देती है। तो आपने फिर एमबीए के बाद क्या किया था? एमबीए के बाद मैंने जो है, मैं किसी अपने कॉलेज के ही तरफ से पोलैंड चला गया था, व्रोक्लाव में था, वहाँ हमारे कुछ कोर्सेज हुए थे। वो कोर्सेज करने के बाद मैं वापस इंडिया आया और फिर मैंने बायजूस ज्वाइन किया एज अ मैनेजर। नहीं, मैं बायजूस में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ज्वाइन हुआ था। बायजूस में मैंने कुछ टाइम काम किया, फिर क्योंकि अब मेरा फील्ड ही चेंज हो गया था, होटल इंडस्ट्री तो मेरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन होटल इंडस्ट्री ने मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा दिया जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो मुझे आज तक काम आ रहा है। तो मैंने बायजूस ज्वाइन किया, बायजूस में कुछ समय काम किया, फिर कोविड हो गया। अरे तो मैं वापस भोपाल आ गया। फिर मैंने 2 साल मस्त आराम किया। 2020 और 21। हाँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैं घर पे ही था। हाँ, किसी कॉलेज से अगर मुझे गेस्ट लेक्चर के लिए आ जाता था, कि मैंने कुछ ऐसी कोर्सेज करे थे कि मैं यूजुअली गेस्ट लेक्चर देने जाता था, तो यहाँ भोपाल में कॉलेजेस मुझे गेस्ट लेक्चर के लिए बुला लेते थे कि कैसे आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो जब उनके यहाँ कैंपस आ रहे हैं, तो किस तरीके से। तो वो ऑनलाइन थोड़ी बहुत क्लासेस ले लेता था। उसके बाद लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे ज़िंदगी में, तो कुछ तो करना ही था। घर से भी, फिर अब घर वालों का भी थोड़ा टाइम बाद प्रेशर आने लगा था, और मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही ये कोविड पीरियड ख़त्म हो तो मैं वापस पोलैंड चला जाऊँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे जॉब हो गया था। तो बस ये कोविड पीरियड ख़त्म होते ही मुझे पोलैंड वापस फ्लाई होना था। इन द मीन टाइम मैंने कर लिया था। तो वहाँ पे बातचीत हो गई थी? सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, मेरा ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर सब आ गया था। बस ये क्लोज होते ही मुझे ज्वाइन करना था जाके अपनी कंपनी को। देन क्या हुआ कि अब यहाँ तो कोविड ख़त्म ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे चलता जा रहा था। हाँ, चलता ही जा रहा था भाई। लॉकडाउन खुल ही नहीं रहा है, खुल भी रहा है तो थोड़ा बहुत खुल रहा है। तो यार घर पे बैठे बैठे बोर भी हो रहा है, लग रहा सीवी में गैप भी आ रहा है। तो यहाँ भोपाल में एक कंपनी है मैग्नम ग्रुप करके, आपने नाम सुना होगा? भोपाल में? जी, मैग्नम ग्रुप है जो कि बीपीओ इंडस्ट्री में है। अच्छा, ये अपना मिसरोद तरफ? हाँ, सुना है। तो मैंने एज एन कॉल सेंटर एजेंट मैग्नम कंपनी ज्वाइन कर ली थी कुछ टाइम के लिए, कि जब तक ये चल रहा है? मैंने सिर्फ कुछ टाइम के लिए सोचा था कि यार मैं ज्वाइन कर लूँ, और जैसे ये मामला खुलेगा मेरी वहाँ से नौकरी हो ही चुकी है। आई विल बोर्ड द फर्स्ट फ्लाइट एंड आई लीड टू व्रोक्लाव। बट क्या हुआ कि 3 महीना मैंने वहाँ पे एज एन एजेंट काम किया। मतलब मैं कॉल्स उठाता था। कई बार तो वो कॉल उठाने में ये भी लगता था यार इतनी पढ़ाई करी है और डबल डिग्री एक्सपीरियंस भी हो गया है, लेकिन क्या कर रहा हूँ, कस्टमर्स की गालियाँ खा रहा हूँ। कॉल सेंटर आप तो जानते ही हो। वो तो मालूम है। लेकिन मेरे स्किल्स को वहाँ पे देखते हुए और मेरे काम को देखते हुए 3 महीने के अंदर ही मैं प्रोसेस ट्रेनर प्रमोट हो गया मैग्नम में। उन्होंने प्रमोशन दे दिया। तो अब जो मैं काम करता था मैं उसकी ट्रेनिंग देने लगा। अच्छा, तो ये वही काम हो गया एक तरीके से, जैसे आप गेस्ट लेक्चर में पढ़ाते थे। तो यहाँ पे भी मैं पढ़ाने लगा। अब मैं प्रोसेस ट्रेनर हो गया। अब ट्रेनिंग देने लगे। ट्रेनिंग का तो हमेशा से ही शौक था पढ़ाने का। तो ट्रेनिंग देते देते कंपनी को काम पसंद आया, तो कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग और क्वालिटी दोनों का काम दे दिया और प्रमोट कर दिया। मतलब ट्रेनिंग भी देता था मैं, प्लस बच्चे जो काम कर रहे हैं वो क्वालिटी उनकी कैसी चल रही है, किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, वो भी क्वालिटी एश्योरेंस करके एक जो पोस्ट होती है, क्वालिटी जी। तो मैं ट्रेनिंग क्वालिटी लीड हो गया था। मेरे अंडर में ट्रेनर्स भी आ गए थे, क्वालिटी ऑडिटर्स भी आ गए थे, उनको मॉनिटर करना कि किस तरीके से क्या काम चल रहा है। वो करते करते फिर वो भी जब काम सही से होने लगा तो कंपनी ने मुझे और उठा के ऑपरेशंस में प्रमोट कर दिया। वो प्रमोशन पे प्रमोशन दे रही है। अब मेरा डोमेन चेंज हो गया। पहले मैं एजेंट था, एजेंट से मैं ट्रेनिंग में आया, ट्रेनिंग से मैं ट्रेनिंग क्वालिटी में आया, क्वालिटी से मैं ऑपरेशंस में आ गया। ऑपरेशंस तो मैनेजमेंट फील्ड हो गई। ऑपरेशंस। अब मैं ऑपरेशंस का टीम लीडर बन गया वहाँ पे। अच्छा, टीम लीडर हो गया।
तो अब कैसे पूरे ऑपरेशंस चल रहे हैं, कैसे हमको प्रॉपर इतने टाइम में इतने कॉल्स रिसीव करवाने हैं, कैसे बच्चों का एब्सेंटीज़म रोकना है, कैसे अच्छा परफॉर्मेंस देना है, मैं ये काम करने लगा। फिर ये काम करते करते कंपनी ने मुझे एक नई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जो भी कंपनी में नया बिजनेस आ रहा है, जो भी नया क्लाइंट आ रहा है, उसको मुझे ही हैंडल करना है। मतलब कोई भी नई प्रोसेस आई है, उसकी हायरिंग से लेके उसको फ्लोर पे जाने तक, उसको प्रॉपर ऑटो पायलट मोड पे ले जाने तक का मेरा काम रहता था। प्लस मेरे एक सीनियर हैं अरुण सर, मेरे गुरु ही हैं वो, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। तो हम दोनों का यही काम होता था कि कंपनी में कोई भी नया बिजनेस आए, बस इस नए बिजनेस को स्टेबल कराओ और फिर दूसरे नए बिजनेस में लग जाओ। अच्छा, तो ये तो आपका पसंद का ही काम है। हाँ, ये तो पसंद का ही काम। अब होटल मैनेजमेंट ने मुझे क्या फ़ायदा दिया? क्या? होटल मैनेजमेंट आपको सिखाता है नरमियत, और कस्टमर को या जो भी गेस्ट हैं उनको कैसे आपको प्लीज करना है। और अगर आप कस्टमर सपोर्ट डोमेन में आ जाओ, वहां पे भी आप क्या काम कर रहे हो? सेम ही चीज ही है, आपको कस्टमर को रिजोल्यूशन देना है। आपको कस्टमर को प्लीज करना है। तो ये जो होटल मैनेजमेंट से मुझे एक्सपीरियंस मिला था ना, मेरा जो यहाँ इतने कम टाइम में इतना जो ग्रोथ मिला, उस चीज ने कहीं ना कहीं यही फायदा किया। यहाँ कस्टमर सपोर्ट में काफी हेल्प हो गई, क्योंकि वही कस्टमर को ही प्लीज करना है, और आपने कस्टमर को अगर खुश कर दिया, यही तो आपका काम है। कस्टमर तो गुस्से में ही फोन करता है। गुस्से में भाई, आप कस्टमर केयर पे जब भी कॉल लगाओगे ना जब आपको प्रॉब्लम है। हाँ, सही बात है। फालतू में तो आप फोन लगा टाइम पास करोगे नहीं, वो जमाने तो गए। 2008-9 में होता था कि रात में बोर हो रहे हैं तो कस्टमर केयर पे कॉल कर लिया। आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है भाई। आज कस्टमर सपोर्ट पे जो भी कॉल करता है वो एक्चुअल में बंदा परेशान होता है। तो अब उस तरीके से आप जब उसकी मदद कर दोगे तो वो चीज़ जो मैंने बोला था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। होटल मैनेजमेंट ने वो जो मेरा कैरेक्टर एक डेवलप किया था ना, दूसरों की मदद करने वाला या कस्टमर को सबसे ऊपर रखने वाला, उसने मुझे फायदा दिया कस्टमर सपोर्ट डोमेन में। मतलब एक तरीके से लाइफ में हेल्प हो गई, वो बहुत बड़ी हेल्प हो गई। अगर मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं किया होता और मैं इसी डोमेन में होता तो ये स्किल डेवलप करते करते मुझे वक्त लगता, ज़्यादा टाइम लगता। लेकिन यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी ये स्किल डेवलप करके आया था ना कि भाई वो कस्टमर है, उसको खुश करना है। हाँ, ये 3 साल सीख के आया हूँ मैं। तो वही मैं यहाँ पे खुश करने लगा था। बहुत सही चीज़। उस तरीके से मेरा फायदा हुआ। फिर कंपनी में काम करता रहा, करते करते उसके बाद जब वहाँ से कुछ चीज़ें लगा कि हाँ अब सीख लिया है, तो फिर खुद का कंपनी ओपन कर लिया। तो आप कितना टाइम तक रहे वहाँ पे? वहाँ पे मैंने काम किया है 2 साल। 2 साल किया मैग्नम ग्रुप में मैंने 2 साल काम किया। 2 साल में आपको 4-5 प्रमोशंस मिले? हाँ, 4 के आसपास प्रमोशन, 4। तो 2 साल में एक ट्रेनर, मतलब एजेंट से लेके ऑपरेशंस के लेवल तक का मैंने काम सीखा। तो प्लस बिजनेस डेवलपमेंट बेसिक से लेकर एडवांस पूरा आ गया? नहीं, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पूरा आ गया है यार, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप पूरी सीख सकते हो। सही बात है, कुछ ना कुछ रह जाता है। स्टिल आई एम ऑन माई लर्निंग फेज। आज भी मुझसे गलतियाँ होती हैं, सीख रहा हूँ। तो अब 1 साल हो गया है, मैंने अपनी खुद की कंपनी खोल ली है, व्यापार ट्री बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके, और मैं इसी बीपीओ इंडस्ट्री में ही हूँ, खुद के कॉल सेंटर्स में। तो आप अपना थोड़ा काम एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, मेरा काम जो है टोटली वो बिजनेस टू बिजनेस वाला है, कि हम कंपनीज को कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा ओपनली तो मैं, क्योंकि वो एक कंप्लाइंस हो जाता है, इसको मैं ओपनली बता नहीं सकता हूँ। बट बेसिकली ये काम है कि कोई भी कंपनी अगर कस्टमर सपोर्ट की चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रही है तो उनके बिहाफ पे वो काम हम कर सकते हैं। हम यहाँ से उन्हें वो सपोर्ट दे सकते हैं। हमारी टीम है, हमारा सेटअप है। तो अपनी खुद की ही टीम है? जी, वो तो आपको अपनी टीम रखनी, बिल्ड ही करनी पड़ेगी ना, बनानी पड़ेगी। एम्प्लॉयज तो आपकी ही होंगे। अपन ऐसे आउटसोर्स भी कर सकते हैं ना, अगर कोई टीम अपन को चाहिए तो किसी कंपनी। आउटसोर्स तो लोग करते हैं, वो आउटसोर्स चीज मैं लेता हूँ। अच्छा। अब मैं ही लेके आउटसोर्स कर दूंगा तो मेरे होने का क्या फायदा हुआ? हाँ, सही बात है, ये चीज है। अच्छा, आपकी लाइफ जर्नी तो काफी अच्छी रही है मेरे हिसाब से। मैं ये कहूंगा कि आपने जो कुछ भी सीखा वो वेस्ट नहीं किया, वो आगे काम ही आया। वो या तो ये हो सकता है कि ऊपर वाले ने मुझे सिखाया ही वही हो जो मुझे यूज करना हो। हाँ, तो मैंने वही सीखा, जो मैंने सीखा मैं उसी में ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ में को मैंने सीख लिया है, अब जब तक मैं इसको प्रॉपर स्टेबल नहीं करूँगा और मैं किसी दूसरी चीज़ में घुसता हूँ तो वो भी मुझे ज़ीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से भी चला जाऊँगा, वहाँ से भी चला जाऊँगा। सही बात है। तो इट्स बेटर कि अभी जो मैंने सीखा है
मैं उसको तो पूरी तरीके से अप्लाई कर दूं, डेवलप कर दूं। फिर अगर वक्त मिला, वक्त क्या मिला, वक्त तो निकालेंगे, वक्त निकाल के फिर कुछ नया सीखेंगे, हाँ। फिर नया अपना ग्रोथ करेंगे। तो इस तरीके से काम चलता है। लेकिन जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, या फिर बिजनेसमैन मैं नहीं कहूँगा, जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, हाँ जी, उनके दिमाग में एक चीज होती है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो एक आपके goal दिमाग था। में भी रहा होगा कुछ कि यार मुझे ये तो करना है, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। हाँ, एक गोल तो था कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी कंपनी स्टेबल करनी है, मुझे भी इस लेवल पे आना है। तो उसी को दिमाग में रखते हुए बस मेहनत कर रहे हैं। अभी भी स्टार्टअप ही है, स्ट्रगल तो चल ही रहा है। अच्छा, कितना टाइम हो गया है इसको, अपनी कंपनी को? ये कंपनी हो गई 1 साल 2 महीने। 1 साल 2 महीने। जी। तो एक तरीके से उसकी स्टार्टिंग ही हाँ, कंपनी। अभी इन्फेंट स्टेज पर ही है। हम्म। अभी इन्फेंट स्टेज पर ही है, तो अभी लगभग 14 महीने के आसपास हो गया है कंपनी। तो आप हायरिंग भी करते होंगे अपनी टीम के लिए? बिल्कुल, हायरिंग भी होती है, क्योंकि अब काम है तो एम्प्लॉयज तो लगेंगे ही, तो उसके लिए हायरिंग हम करते हैं। चलो, ये तो बहुत सही बात है। जी चलो, मैं अपना बता देता हूँ। आपने स्टार्टिंग में पूछा था, मैंने कहा था मैं वीडियो जी में जी। बताऊंगा। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैंने बीटेक करी हुई है। 2018 में स्टार्ट करी थी मैंने। अच्छा। तो मैं अभी मतलब काफ़ी छोटा हूँ आपसे। तो मैंने 2022 में मेरी बीटेक कर ली थी। और बीटेक करने के पीछे कोई मोटिव नहीं था मेरा। वो भेड़ चाल वाला सिस्टम था कि भाई सब बीटेक कर रहे हैं तो अपन ने भी बीटेक कर ली। फिर लास्ट ईयर में अब बोलते हैं ना, जैसी संगत होती है वैसे आपके विचार हो जाते हैं। तो पता नहीं क्यों मैं फिर गवर्नमेंट जॉब को लेके थोड़ा ऑब्सेस्ड हो गया था कि यार गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि आजू बाजू वाले सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्राइवेट जॉब की काफ़ी बुराई सुन ली कि यार बहुत प्रेशर होता है, सैलरी कम होती है, प्रमोशन भी नहीं मिलता, और पता नहीं क्या क्या। और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो फिर तो 2 नंबर का पैसा। तो मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो गया था। तो फिर अपन लग गए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। 2 महीने में रो दिया। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो रही है। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ में फंस गया था कि मैंने ना कॉलेज में एप्लीकेशन दे दी थी कि मुझे वो नहीं चाहिए, प्लेसमेंट नहीं चाहिए। उसमें दिक्कत ये हुई कि एक बार एप्लीकेशन दे दी ना, तो उसके बाद ये था कि आप बिल्कुल ही प्लेसमेंट सेल से आउट हो गए, अब वापस नहीं आ सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा घबरा गया। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, क्योंकि ग्रुप में ना एक मैसेज आया था, हमारे मेंटर ने डाला था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई स्टूडेंट था कि उसने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, गेट नाम का। तो मैंने उसको कॉल लगाया अपने दोस्त को। मैंने कहा यार भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, मैं नहीं पढ़ पा रहा, ये जनरल नॉलेज वगैरह मुझसे नहीं हो रहा। तो भाई वो जो तूने गेट दिया था, मुझे उसके बारे में डिटेल्स बता थोड़ी। था मैं तब भी ग्रीडी। तो उसने पूरी एग्ज़ाम्स की डिटेल्स मुझे समझाई कि इससे तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हो, ये होता है वो होता है फलाना ढिमका। फिर लास्ट में उसने बताया कि इसमें स्टाइपेंड मिलती है, कि आपको पर मंथ 12,400 रुपये मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हो, इसलिए बस। तो मैं आ गया लालच में। मैंने कहा ठीक है यार, पैसे मिल रहे हैं तो अय्यासी चलेगी फिर तो। अपन ने गेट के लिए 1 साल पूरा लगा दिया। मैं 4th ईयर में था, 2022 की बात है। मैंने अपना गेट एग्ज़ाम के लिए पूरा पढ़ाई करी, एग्ज़ाम निकाल भी लिया, और मेरे को IIT मंडी मिल गया। बहुत बढ़िया। वहाँ पे हिमाचल में था, और अपनी स्टाइपेंड भी स्टार्ट हो गई, और वहाँ पे फिर अपन लगे फुल ऐश करने। फिर वहाँ पे मेरे साथ एक दिक्कत हो गई थी। वैसे मैं ऑन कैमरा उसको पूरा अच्छे से नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। मेरे रूममेट से मेरी बिगड़ गई थी, और मेरा रूममेट मुझसे 10 साल बड़ा था। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो कोई एज लिमिट होती नहीं है। अब तो कभी भी कर सकते हो पीछे। अब मैं रात में आता था 12-1 बजे, अब उसको सोना रहता था 11 बजे। तो वो कहता था कि तुम रात में लेट आते हो तो मेरी ना नींद खराब होती है, और फिर दोबारा लगती नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ यार। मैंने कहा मेरी सुबह 6 बजे भी क्लास रहती है, तो मुझे भी जल्दी उठना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको नहीं उठना जल्दी। तो इसलिए कहता था कि मेरी नींद खराब हो जाती है। तो ऐसा चलता रहा 1-2 महीने में। हुआ क्या कि मैं अपने दोस्तों के रूम पे बैठ के मस्ती कर रहा था। वो अपने रूम से आया, उसने कुछ वीडियो बनाई और डायरेक्टर को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दी। तो वहाँ मेरे को बहुत दिक्कत आई थी। तो वहाँ पे कम से कम आने वाले 4 महीने मेरे बहुत घिसने वाले टाइप के थे, और मैं इतना परेशान हो गया था। और उसके बाद फिर ना मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी कि यार मेरे साथ यही हो रहा है, और वो वीडियो चल दी। बहुत तगड़ी चली। यूट्यूब पे अभी भी है वो, उस पर अभी शायद 30K के ऊपर व्यूज़ हैं अभी भी। तो उस चक्कर में ना मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला कि यार तेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, तू अनजानों से भी बात कर लेता है ईजिली, और तेरे बात का ना काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग सुनते हैं ना तो वो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, भले तू गलत बोल रहा हो। मैंने कहा हाँ है। तो कहता तो इसी चीज़ को थोड़ा आगे ले जा। मैंने कहा ठीक है। फिर एंड टाइम पे क्या हुआ, मेरी स्टाइपेंड बंद हो गई कुछ रीज़न की वजह से। कॉलेज में हुआ था, डायरेक्टर से कुछ मेरी बहस हो गई थी, अब मेरी हो गई स्टाइपेंड बंद।
अब क्या, मैंने अपने गाइड से बोला सर आप मेरी स्टाइपेंड वापस चालू करवाओ, नहीं तो मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ। अब वह क्या, हम रिसर्चर थे, अगर हम बीच में कोई रिसर्च छोड़ते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। हाँ जी। तो ये हमारे पास एक तरीके से बोल सकते हैं एडवांटेज था कि हम थोड़ी धमकी दे सकते हैं, तो मैं कॉलेज ही छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरा बात सुन लो। तो रहा कुछ वो नहीं बढ़ा, तो मैंने कहा देखो सर मैं फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ वो अकेला एक ऐसा आईआईटी था उस टाइम पे जो कि बहुत ज़्यादा फीस ले रहा था। दूसरे आईआईटीज थे 30,000 रुपये फीस थी, इसकी 78,000 कुछ थी हर सेमेस्टर की। तो मैंने कहा यार इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि स्टाइपेंड सेव करूंगा और अपनी फीस भी भरता रहूंगा, जो पैसे बचेंगे वो अपन थोड़े मजे में उड़ा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर मुझे वो अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। तो मैं थोड़ा अंदर से खुन्नस में था कि यार मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ा, मैं कॉलेज को नहीं छोड़ूंगा अब, मतलब उस वे में नहीं छोड़ूंगा कि अब मैं खैर नहीं तुम्हारी। तो मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, पूरा एक्सप्लेन किया वीडियोस में। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो वो वीडियोस ऐसे ही चली कि जिस ब्रांच में मैं था आज उस ब्रांच में एक भी एडमिशन नहीं होता, वो ब्रांच ही बंद हो गई। तो एक तरीके से मुझे थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन सा मिलता है कि यार कि थोड़ा बहुत तो बदला ले लिया। बदला लेना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन वो एक अंदर था ना मेरे कि मैंने इतनी 1 साल मेहनत करी, मैं इतनी दूर गया और मुझे वहाँ से वापस आना पड़ गया, वो भी इन छोटे मोटे से चीज़ों के चक्कर में। तो मैंने कहा यार तो नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या यूट्यूब, फिर मैंने सोचा कि यार इसी में करियर बनाता हूँ। जब वीडियोस चल रही हैं, सब्सक्राइबर तो नहीं थे तो अर्निंग तो अभी भी नहीं है, लेकिन वीडियोस तो काफ़ी चल रही थी। मैंने कहा एक काम करते हैं, जैसे मैं था कॉलेज के बारे में जितना अच्छा सोचता था वैसा निकलना नहीं कॉलेज। ऐसा होता होगा कि और भी बच्चे हैं जो दूसरे कॉलेजेस जा रहे हैं, तो यार वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं और वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती, तो भाई वो भी उदास होगा। और कुछ लोग डिप्रेशन में जाके कॉलेज छोड़ देते हैं, या बहुत से लोग तो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो मैंने सोचा ये नहीं होने दूंगा मैं। तो ये सोच के मैंने ये फिर स्टार्ट किया। मैंने कहा अब मैं कॉलेज जाके जो एक ऑनेस्ट रिव्यू होता है ना वो बच्चे को दूंगा, तो बच्चा एडमिशन लेने से पहले वो जान ले कि यार ये चीज़ उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। वो झेल लेगा तो चले जाए, नहीं तो फिर वो दूसरा कॉलेज अप्रोच करे। क्योंकि आईआईटीज़ में ना कॉलेज बहुत सारे हैं, 28 कॉलेज हैं। तो यार अगर तुम ये चीज़ झेल पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो तुम दूसरा आईआईटी ट्राई करो। क्योंकि ये था ना कि अगर मैं आपको वहाँ की एक प्रॉब्लम समझाऊँ को 2 कैंपस थे, एक कैंपस में हॉस्टल है, दूसरे कैंपस में एकेडमिक बिल्डिंग है। तो आपको हॉस्टल से जाके वहाँ पे रोज़ पढ़ाई करनी है और फिर वहाँ से वापस आना है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि उसके बीच में 2 किलोमीटर का रोड है, और वो रोड ना मैक्सिमम टाइम बंद रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है हिमाचल में। तो उस चक्कर में हमारी क्लास ही नहीं लगती थी। क्लास नहीं लगती थी तो पढ़ते भी नहीं थे, पढ़ते नहीं थे तो मार्क्स नहीं आते थे, मार्क्स नहीं आते थे तो फिर स्टाइपेंड में लोचे आते थे। तो ये बहुत टाइम तक चला। फिर प्रोफेसर हमको चिल्ला रहे हैं कि तुम टाइम पे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो 2 किलोमीटर के रोड पे आपको पैदल चलना अलाउड नहीं था, फाइन था वहाँ पे आप पैदल चले गए तो। वहाँ पे बस चलती थी कॉलेज की, कहते बस आएगी, बस में बैठो और बस से वापस आओ। दिक्कत ये थी कि बच्चे जाने वाले हैं 50-60 और बस में जगह है सिर्फ 30 बच्चों की, और खड़ा होना अलाउड नहीं था बस में। तो 30 बच्चे बैठे, बस गई, 15 मिनट जाने में लगते थे, 15 मिनट आने में, आधा घंटा वहीं खड़े, हमारी क्लास छूट गई। प्रोफेसर हमें कॉल करके बोल रहा है तुम आ नहीं रहे हो क्लास में। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक तो इंसान का दिमाग पागल हो जाता है। भाई मेरी गलती नहीं है, मुझे चिल्लाया जा रहा है फालतू, मेरा लॉस हो रहा है, फीस मैं भर रहा हूँ तो पढ़ाई मैं नहीं कर पा रहा, ऊपर से आप मुझे ही चिल्ला रहे हो। तो भाई ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था। अब क्या बच्चे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो वो लोग इतना करेज नहीं उठा पाते कि मैं कॉलेज छोड़ दूँ। क्या जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है ना, वो लोग भले वापस घर आ जाएं। क्योंकि मेरे टाइम पे कम से कम 10-12 ही बच्चों ने छोड़ा था, ज़्यादा बच्चों ने नहीं छोड़ा था। मैं सबसे लास्ट में था जिसने छोड़ा था, क्योंकि जिनको छोड़ना था ना वो 1-2 महीने में ही छोड़ के चले गए थे। मैंने कहा था नहीं यार थोड़ा घिसो, क्योंकि पापा बहुत खुश थे कि बच्चा आईआईटी में। तो एक कहने के लिए होता है ना कि यार सबको बता दिया था उन्होंने, सही बात है। और मैं अभी घर पहुंच जाऊं फिर वो उनका मुँह ही उतर जाएगा कि यार तू बेइज्जती करवा रहा है कि वापस आ रहे हैं। मैंने मम्मी के फ़ोन पे पूरे डिटेल समझाई, मम्मी देखो ऐसी बात है, मैं नहीं रह पा रहा यहाँ पे, मेरे को घर की भी याद आ रही है और यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। मम्मी कहती थी बाहर में जान दे, तू घर आ सीधा। मम्मी ने पापा को बताया तो पापा ने मना कर दिया, कहते घर मत बुलाओ। मम्मी ने कहा नहीं, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मम्मी के मेरी एजुकेटेड है, पापा नहीं है, तो पापा के थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं, मम्मी दोनों तरीके से सोच पाती है। तो मम्मी ने कहा तू घर आ, बहुत सारी चीज़ें करने को लाइफ में, ऐसे भी यही नहीं है। तो मैं फिर वापस घर आया। उसके बाद फिर मैं घर आने के बाद फिर मम्मी ने कहा एक काम कर, तेरे को बेटर आईआईटी चाहिए था ना, वापस गेट कर ले। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा ठीक है करता हूँ। स्टार्टिंग 6 महीने मैंने खूब लगा दिए, फिर मेरा पढ़ाई से मन हट गया। मैंने कहा यार क्या हो रहा है। मैंने कहा शरीर के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो, दिमाग के साथ नहीं कर सकते।
यार मैंने कहा दिमाग को क्या करूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अब अपन थोड़ा सोशल मीडिया में उतरते हैं। फिर मैंने यूट्यूब के लिए थोड़ी मेहनत करनी स्टार्ट की। तब से मैंने अभी तक सिर्फ 4-5 कॉलेज कवर किए, IIT पलक्कड़, IIT मंडी, IIIT भोपाल, NIT भोपाल, आईसर भोपाल, और अब ये इतने मैंने कवर कर लिए हैं। और NID में कल ही गया हुआ था सैटरडे को, तो वो भी एक तरीके से कवर हो गया है। 2 कॉलेज बचे हैं, एक IHM, तो मैं सबसे पहले आप ही के पास आया हूँ, और दूसरा है निफ्ट जो अपना भौरी में है। ये 2 कॉलेज मेरे अभी बचे हैं, तो बस तो अभी आपसे स्टार्टिंग हो रही है इस कॉलेज की। आपके थ्रू ही शायद और भी रेफरेंस मिल जाए मुझे IHM के, तो मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। और अभी ये वीडियो तो बच्चों को इंस्पायर करने के लिए कि देखो IHM टू एन एंटरप्रेनर, आप काफ़ी कुछ लाइफ में कर सकते हो, सीख सकते हो। और वैसे क्या आजकल ये बहुत चल गया है कि प्लेसमेंट, सब लोग पीछे प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो एक तरीके से उनको ये भी मालूम चलेगा कि यार प्लेसमेंट ही सब कुछ नहीं है, आप खुद का भी कुछ कर सकते हो। यार इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान को ना सबसे पहले खुद से सच्चा होना चाहिए। भाई आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए और बस पिचिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके उतरोगे ना तो पैसा लगता है। तो पहले अपने आप से सच्चे रहो कि इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो भाई पैसा तुम्हारे पास भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। उसके बाद तो फिर तुम जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगोगे तब लोग आएंगे, लगाएंगे तुम पे पैसा। लेकिन स्टार्टिंग में भाई वो शार्क टैंक और ये और वो एम्प्टी पॉकेट मतलब नहीं होनी चाहिए। लगाना तो पड़ेगा। एक कंपनी रजिस्टर कराने जाओगे प्राइवेट लिमिटेड फर्म, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। अच्छा, उसमें पैसा लगता है? जी हाँ, ये मुझे आइडिया नहीं था। GST अप्लाई करोगे उसमें भी पैसा लगता है। और मैंने एक चीज सुनी है, GST इन जो कुछ है, मतलब उसका फिर आपको हर महीने आपको अपना वो बताना पड़ता है। हाँ वो तो इट्स ऑब्वियस, और वो फायदेमंद चीज़ है GST आपके लिए, बिजनेसमैन के लिए। हाँ बिल्कुल फायदेमंद है। जैसे कि लेकिन ये है ना कि अगर एक भी महीना अगर आपका छूटता है, पेनल्टी तो लगेगी यार, गवर्नमेंट को टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, आप निल से GST फाइल करो। लेकिन फाइल करो भाई, गवर्नमेंट को दिखाओ ना। तो ये चीज़ है कि हाँ मैं कहूँगा लोग एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन पहले अपनी हकीकत जाने कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो खुलते हैं बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं? लैक ऑफ फंड्स की वजह से। हाँ, तो भाई, या लैक ऑफ कॉन्टैक्ट्स की वजह से कि चल ही नहीं पाता आगे। आपने कंपनी तो खोल लिया, अब आप धंधा कहाँ से लाओगे? सही बात है। नए इंसान पे तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा ना। हाँ। तो पहले अपने आप को उतना स्टेबल तो करो, पहले उतने कॉन्टैक्ट्स तो बनाओ। तो आप थोड़ा सा गाइड दे पाओ एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि स्टार्टिंग में क्या क्या होना जरूरी है। एक तो आपने पैसा बताया, पैसा तो भाई मस्ट है। मैं बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियोस पे बात करता हूँ, बिल्कुल किताबी दुनिया से दूर हूँ और वो इंस्टाग्राम की मोटिवेशनल दुनिया से दूर हूँ। वो सिर्फ लिखे हुए कोट्स अच्छे लगते हैं। हाँ। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लग सकती है और मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ सकती हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए बोलूँगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक तगड़ा आइडिया होना चाहिए। आइडिया होने के बाद आपकी मार्केट रिसर्च होनी चाहिए आपके पास कि आप किस मार्केट को टारगेट करोगे। आप बिजनेस टू बिजनेस बैठ रहे हो या आप बिजनेस टू कस्टमर बैठ रहे हो? अब बिजनेस टू बिजनेस बैठ रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या सेटअप के लिए कॉस्ट लगेगा, वो कॉस्ट होनी चाहिए। कॉस्ट तो, अब पैसा भी सबके पास होता है, क्या आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं कि आप उन लोगों को टच कर पाओगे? आज के टाइम पे हर कोई लिंक्डइन पे आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देता। मैं ही कितने लोगों को अप्लाई किया, आपका एक आया था रिप्लाई, नहीं तो मतलब 10 में से 1 का आता है। यार मेरा ऐसा मानना है, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही मतलब मुझे हलवा एक मिल गया और मैंने खा लिया। मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा और मुझसे मेरी माँ का यही कहना है, मैं उनकी ये बात को बहुत मानता हूँ और हमेशा मानूंगा कि जो स्ट्रगल तूने किया बेटा, और तुझे तेरे जैसा कोई भी इंसान दिखे जिस भी तरीके से हो, तो उनकी मदद कर देना। हो सकता है उनकी दुआ ही तेरे स्ट्रगल को कम कर दे या तेरे काम को और आगे बढ़ा दे। बहुत सही कहा। तो भाई मैं आज के टाइम पे आई कंसिडर माई सेल्फ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई तुर्रम नहीं हूँ, मैं भी अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। बट हाँ, मेरे पास कोई आ रहा है एंड इफ़ आई कैन गिव सम हेल्प टू हिम, मैं मना नहीं करता, मैं मदद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रगल क्या होता है।
मेरे को कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना कि यार मैं मीटिंग में बैठा हूँ, यार मैं बिजी हूँ, यार मैं ऑफिस में हूँ, यार मैं भाई सबके पास वक्त होता है। इट डिपेंड्स कि वो कितना वक्त देना चाह रहा है या वो कितना वक्त देना नहीं चाह रहा है। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी में, जो मैंने देखा है ना, कि जब इंसान एक लेवल को अचीव कर लेता है ना, उसके अंदर एक अलग सा एरोगेंस पैदा हो जाता है। लेकिन ऊपर वाले के करम से मुझे जितने भी लोग मिले हैं, एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो बड़े लेवल पे हैं, जिनके साथ आज मैं टच में हूँ या मैं काम कर रहा हूँ या मैं कोई डील कर रहा हूँ, किसी के अंदर भी एरोगेंस हो। तो जितने मैं आए हैं आपके कांटेक्ट में उनमें नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं एक कॉल करता हूँ, वो कितने ही बिजी हूँ तो वो मुझे मैसेज कर देते हैं, ब्रो लिटिल बिट बिजी, और जैसे ही वो फ्री होते हैं दे कॉल मी। सही है। या मुझे ये नहीं करते कि यार चल अपन कल 2 बजे मिलते हैं, और 2 बजे फिर मैं पहुंचा, अरे यार बाबा मैं एक मीटिंग में फंस गया। अगर उन्होंने 2 बजे का टाइम दे दिया है तो वो दुनिया जहान का कोई भी काम हो, वो भले ही मुझे 10 मिनट दे, बट वो 10 मिनट देते हैं। और कुछ लोग मिले, ऐसे भी मिले दूसरे तरीके के, कि बुला लिया ऑफिस लेकिन आए नहीं, कुछ काम नहीं है, बैठे हुए हैं अंदर, आधा घंटा वेट करवाया फिर बुलाया। एरोगेंस पे काम नहीं चलता है यार। या तो सीधा हाँ बोलो या सीधा ना बोलो, ना अपना टाइम वेस्ट करो ना सामने वाले का टाइम वेस्ट करो। क्योंकि एक चीज तो सीखने मिली है जिंदगी में, या टाइम की बहुत वैल्यू है। टाइम की बहुत वैल्यू है। अब आपने किसी बंदे को बुला लिया, जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो बंदे का बेचारे का नया स्टार्टअप है और उसके घर से कोई बंदा आईसीयू में भर्ती है। अब उसे उस बंदे को भी देखना है और उसे फंड्स की भी जरूरत है। आपने उसको बिजनेस का लालच देके बुला लिया, लेकिन आपने उसको टाइम नहीं दिया, वो बैठा हुआ है, वो दोनों तरफ से चला गया ना यार। क्योंकि उस इंसान की सिर्फ एक ही जिंदगी थोड़ी ना है प्रोफेशनल वाली, एक दूसरी जिंदगी भी है। पता नहीं वो किन चीजों से जूझ रहा हो, वो बैकएंड में रहती है। वो बैकएंड में रहती है। वो खुल के नहीं बता सकता कि माय पेरेंट या माय पार्टनर या माय स्पाउस या माय चाइल्ड इज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, या मुझे उन्हें लेके कहीं जाना है। वो वहां से टाइम निकाल के चीज मैनेज करके आया कि यार चलो ये कर लूँ ताकि यहाँ से मुझे 4 पैसा मिल जाए, ताकि मैं यहाँ पे मैनेज कर लूँ। अब वो दोनों तरफ से चला गया। मत खेलो किसी के साथ। सही बात है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। मत खेलो, या तो सीधा मना कर दो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सबसे मिलता हूँ या सबसे टाइम देता हूँ। कई बार मेरे साथ होती है सिचुएशंस यार कि मैं नहीं मिल सकता, मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता। डायरेक्टली आई से बाबा नॉट पॉसिबल फॉर मी, या उसको अटका के रखने का नहीं, अटका के मैं किसी को नहीं रखता। मैं बिल्कुल जेन्युइन बोलता हूँ यार, ये मेरा बस का है, ये मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, ये मेरे लेवल से ऊपर जा रहा है। एक काम करते हैं, कोई और तगड़ा बंदा ढूंढते हैं, दोनों भाई मिलके कर लेंगे। मेरी फिर वहाँ पे ये थिंकिंग होती है। तो अगर मेरे पास कोई काम आता है जो मेरे लेवल का नहीं है बट कोई उम्मीद लेके आया है, तो आई ट्राई कि मुझे कोई दूसरा बंदा मिल जाए, क्योंकि उसमें मेरा भी फायदा है ना यार। मैं भी इन्वॉल्व हो गया, अब 10 पैसा तो वहां से मुझे भी बचना चालू हो जाएगा ना। हाँ, यही तो बिजनेस माइंडसेट है, यही तो होता है। 10 पैसा मुझे भी बचना चालू हो जाएगा। और अगर मैं ही कर सकता हूँ दैट्स ओके। अब 90 पैसा मेरा हो गया, 10 पैसा सामने वाले का हो गया। सही है, दैट्स द थिंग। तो मैं लटका के नहीं बिलीव करता। सेकंड थिंग, एक जो हमारा मेन है कॉलेजेस वाला, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 1 दिन पुराने या 2 दिन पुराने तो है नहीं, कई सालों पुराने। वहीं से कई लोग ऐसे भी निकले हैं जो आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं, मतलब बहुत हाई पोजीशंस में, उनका पैकेज भी तगड़ा। मैं मेरे बड़े भाई की बात बता देता हूँ। ही इज रिसर्च साइंटिस्ट इन गूगल। ही हैज डन हिज स्टडीज फ्रॉम IIT खड़गपुर। अरे बहुत। माय एल्डर ब्रदर। यस, इफ यू सर्च मनाल फारूकी ऑन गूगल यू विल फाइंड। तो कॉलेज तो वही था। तो भाई कॉलेज मैटर करता है, लेकिन मैटर आप भी करते हो। आप किस एटीट्यूड के साथ जा रहे हो? आप पूरा क्रेडिट सिर्फ कॉलेज को ही नहीं दे सकते। उसी एक इंस्टीट्यूट से एक बंदा बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है और उसी एक इंस्टीट्यूट से एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है। ये दोनों सीन देखें। गलती कॉलेज की नहीं है ना भाई, गलती तो आपकी है। आपने सही से नई चीजें करी। वही एक टीचर
दूसरे बच्चे को प्रेज कर रहा है और वही एक टीचर आपको प्रेज नहीं कर रहा नहीं कर रहा। अब आप क्या सोच लो कि यार ये पक्का सर की चाटता होगा, यही अल्फाज आते हैं हाँ। दिमाग में कि सर 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 कर रहा होगा। हाँ। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स अपनी लाइफ में देखे हैं जिनके पीछे अगर आप सर 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 करोगे ना या आगे पीछे होते रहोगे, वो आपको मुंह नहीं लगाएंगे। बहुत से ऐसे होते हैं, चिढ़ते हैं वो इस चीज से। लेकिन वही आप उनसे नॉर्मल सी बात करोगे, आप अपना काम पूरा करके उनको दे दोगे, वो आपको सर पे बिठा के रखेंगे, वो उतने में खुश हो जाएंगे। वो उनको वही चाहिए कि बंदा मेहनत कर रहा है, बस बंदा मेहनत कर रहा है। उनको नहीं चाहिए कि वो बंदा मेरे आगे पीछे हो। और मेरा भी थोड़ा सा नेचर उसी टाइप का है। somebody is coming to me, वो मुझे भैया 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 कर रहा है, भाई भाई कर रहा है, सर 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 कर रहा है, लेकिन काम नहीं दे रहा, यू आर नॉट ऑफ माई यूज ब्रो। सही बात है। बट एक ऑफिस में कोई आ रहा है एंड इवन वो मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं कर रहा है, या गुड इवनिंग भी विश नहीं कर रहा है, गुड आफ्टरनून विश नहीं कर रहा, या सर कैसे हो नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं कर रहा, उसको मुझसे कोई मतलब नहीं है। भाई तू होगा कंपनी का मालिक, तू होगा, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, मैं यहाँ पे 9 घंटा देने आया हूँ, 8 घंटा मेरे काम के, 1 घंटा मेरा ब्रेक का है, ये 8 घंटे में मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब मैं कुछ भी करूँ, मैं यहाँ तुझसे रिश्ता बनाने नहीं आया, मैं वैसे बंदे को ज्यादा प्रेफर करता हूँ जो काम को लेके फोकस्ड हो, काम से मक्कारी नहीं, भले तुम बाद में कुछ भी करो। अरे मत करो बात। मुझे भाई मैं क्या हूँ, मैं भी तो एक सेल्फिश इंसान हूँ। मैं सेल्फिश ऐसे हूँ कि मैंने ये जो बिजनेस खोला है ये इसलिए खोला है कि 4 पैसा मेरे पास आए, मेरी फैमिली अच्छी जिंदगी जिए, मैं अपनी अच्छी जिंदगी जीऊँ। हाँ। मैंने ये बिजनेस इसलिए तो खोला नहीं है ना कि समाज सेवा करने के लिए। तो सिमिलरली वो बंदा कंपनी में काम करने आ रहा है तो वो भी कोई एहसान थोड़ी ना करने आ रहा है, या एहसान लेने थोड़ी ना आ रहा है कि यार इस बंदे ने कंपनी खोल दी, मुझे नौकरी मिल गई। नहीं भाई, उसके पास हजारों ऑफर है नौकरी के, लेकिन वो आया है, वो आके अपना काम करे, अपने पैसे ले और चला जाए। मुझसे कोई ताल्लुक ना रखे, आई डोंट केयर। हाँ, काम में कॉम्प्रोमाइज ना करे। जितना वो काम उतना उसका पैसा, और जितना मेरा काम उतना मेरा पैसा। तो और पता नहीं इसी एटीट्यूड की वजह से यार हर एक एम्प्लॉय से बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ट हो गए। आया बंदा एम्प्लॉय बन के, आज हम पर्सनल रिलेशंस में बैठे हुए हैं यार। सही बात है। मेरी कंपनी में कल्चर है, कोई सर नहीं बोलता, या तो वो नाम लेते हैं या वो भाई या भैया करके बात करते हैं। सर मैडम वाला कल्चर है ही नहीं, और मैं वो रखना भी नहीं चाहता। और बेसिकली दैट्स नॉट अ कल्चर ऑफ सर एंड मैम। भाई हर इंसान अपने लेवल पे अपनी जगह है और अपना काम करके अपना कमा रहा है। वो ना आप उस पर कोई एहसान कर रहे हो, ना वो आप पे कोई एहसान कर रहा है। बदले में आप उसको पैसे दे रहे हो ना। बस इट्स टोटली गिव एंड टेक। और अगर आप पैसे दे रहे हो तो वो भी आपको काम दे रहा है। उस काम की वजह से ही आपकी कंपनी प्रॉफिट में आ रही है ना। तो एक तरीके से अपने एम्प्लॉयज का इम्पोर्टेंस भी जानना। नहीं तो कुछ बॉस होते हैं जो सर पे ही चढ़ के बैठे रहते हैं यार। अब वैसा तो मैंने देखे हैं, होते हैं। नहीं, मैंने तो देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखे। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलता हूँ। इट्स अ 2-way प्रोसेस, वेदर इट्स योर वर्क और वेदर इट्स एनीथिंग, यू गिव, यू टेक, यू टेक, यू गिव। सिंपल सा यही फंडा है। इसी फंडे पे चलोगे, बहुत सुकून की जिंदगी गुजरेगी। सही बात। लेकिन जहाँ आपने दिमाग चलाना या गेम खेलना शुरू करा, वहाँ फिर एक टाइम आने के बाद आपका एंड हो जाता है। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में फायदे दिखे आपको, लेकिन बाद में तो फिर हालत, मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा भाई। वो कितना ही बंदा आपके आगे पीछे हो ले, लेकिन वो आपको अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो आपकी तो कंपनी लॉस में जा रही है ना। वो आप भाई भाई का क्या करोगे जब उससे कुछ आउटकम ही नहीं है। मैं एक दिन चाय पिला दूंगा, एक दिन सिगरेट पिला दूंगा, 2 दिन पिला दूंगा, 3 दिन पिला दूंगा, महीना भर पिला दूंगा, उससे ज्यादा मैं क्या। भाई मुझे काम तो दे जिस चीज का तू पैसा ले रहा है। सही बात है। तो मुझे बिल्कुल ये चीज तो चाहिए ही नहीं होती है अपने साथ कि कोई मेरे आगे पीछे हो या मैं किसी के आगे पीछे हूँ। टोटल पॉइंट टू पॉइंट बात करो, भैया ये चीज है, आपके बस की है, हाँ ये बस की है, इसका इतना पैसा है, इस तरीके से ये काम होगा, खत्म। बहुत सुकून में, बहुत आइडियल आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू है। जरा सा ही है मेरा, और मैं उसी स्ट्रैटेजी पे। और फैक्ट बोलूं तो कई बार इस सोच की वजह से या डिप्लोमेसी नहीं होने की वजह से लॉस भी होता है। हुआ है।
नहीं, मेरा भी सेम नेचर ही है ना, तो मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ कि कहीं कहीं पे हो जाता है। हुआ है, लेकिन फिर कुछ आए पीछे से लोग जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्होंने संभाल लिया उस चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है कि अकेले मैं ही खड़ा रहूँ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो कहीं अगर मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो ऊपर वाले ने उन्हें फरिश्ता बना के भेजा हुआ है, वो चीज़ों को संभाल लेते हैं। एक तरीके से हेल्पिंग हैंड ही है वो। हाँ, हेल्पिंग हैंड ही है। गलती से भी हल्का सा बैलेंस बिगड़ा कि अपन को सपोर्ट मिल जाता मतलब दूसरी कंपनीज में है, लेकिन गाइड करने के लिए फोन पे आ जाते हैं कि यार चलिए तूने ये रायता फैला लिया ना, अब इसको ऐसे समेट लेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत यार अभी हम लोग क्या है ना, हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग कैसे लड़ रहे हैं, जो मतलब मैं मेरी जनरेशन की बात करा देता हूँ, जो ये 94 95 में पैदा हुई है। हम लोग 2 जनरेशन से लड़ रहे हैं। हम जेनजी से भी लड़ रहे हैं, हाँ, और हम एक ओल्ड एज जनरेशन से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हम मिक्सचर है। ना हम जेनजी हैं और ना हम ओल्ड है, तो हमें वो बैलेंस बहुत मिला के चलना पड़ रहा है। इसको तो आपको करियर में भी ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। ज़्यादा करना पड़ रहा है। कई पुराने मिल जाते हैं खट लोग, जिन्हें वही चाहिए सर 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 तो उनको दिखाना पड़ेगा कैसे भी करके, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। वो बंदा 40,000 रुपये महीने की सैलरी पे काम कर रहा है, मतलब जितना शायद आपका एक दिन का रेवेन्यू होगा उसकी उतनी एक महीने की सैलरी है। लेकिन सिर्फ वो उस जगह पे बैठा हुआ है, तो वो उसे एक एटीट्यूड के साथ बैठा होगा ना, वो चाहेगा ये बंदा झुके। और मुझे सबसे ज्यादा इसी चीज से नफरत है, चिढ़ मचती है यार कि भाई क्यों मुझे सबसे ज्यादा इसी चीज से नफरत कि यार मुझे इस चीज, मतलब मैं ये पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा कि उनकी 40,000 रुपीज सैलरी है तो वो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनकी 4 लाख रुपए सैलरी क्यों ना, बट वो कुछ काम करके वो पैसा उठा रहे हैं ना, वो चीज क्यों? ये कुछ लोग होते हैं उनको किलसाने में मजा आता है। हाँ, वो एटीट्यूड, वो ईगो क्यों रखना, वो आज तक मेरे को उसका आंसर नहीं मुझे भी नहीं मिल पाया। भाई क्या मजा मिल रहा है भाई सामने वाले को परेशान करके, और वो खुश हो रहा है, बंदा लिटरली खुश हो रहा है कि खुश हो रहा है, उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, कर लें तो कोई बात नहीं, कितने दिन रिटायर होके एक बार तो ये जनरेशन आके बैठेगी ना। हाँ, सही जिस जनरेशन का दिमाग खुल रहा है। लेकिन वो लोगों के पास एक्सपीरियंस भी तगड़ा होता है भाई, जो ऊपर बैठे हुए, जिनके पास एज हो गई है। देखो ऐसे ही उन्होंने धूप में बाल सफेद नहीं करे। अगर उनके बाल सफेद हुए हैं ना, तो वो बहुत घिस के ही सफेद हुए हैं, उन्होंने भी कहीं घिसा है। और अगर एक बार वो आपसे पट गए, आपको वो पसंद आ गए, तो वो आपको धंधा भी देंगे, और वो कैसे धंधा करना है वो भी बताएंगे, और कैसे चीज़ें बिगड़ रही हैं वो भी बताएंगे। बस ये कि उनके वो दिल को आपको टच करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि यार अपन को इससे काम है ना, हाँ, तो अपन को कैसे भी करके इसके फेवर में आना पड़ेगा। क्योंकि वो उनका जब वो एक वो वाला ईगो टूटता है ना, उसके बाद जो उनका एक रूप निकल के आता है वो अल्टीमेट होता है। लेकिन वो ईगो तोड़ पाना भैया बहुत मुश्किल है। अरे किसी गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, हाँ, SBI में चले जाओ। नहीं, आजकल तो SBI बहुत चेंज हो गया यार, अब यूथ बैठ रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, उन्होंने सराउंडिंग भी काफी अच्छी कर ली है। SBI का तो मतलब आई एम सैल्यूटिंग, अंदर से ताजमहल लगता है। जो भी मिल रहे हैं एम्प्लॉयज, अब वो अपनी एज के आ रहे हैं और बहुत हेल्पिंग है। लेकिन हाँ, अगर मैं डाउन द लाइन 6-7 साल पहले की बात करूँ, या मैं अपनी बात कर दूँ, मैंने पढ़ाई एजुकेशन लोन लेके करी थी भाई। लोन लेने में दांतों पसीने आ गए थे। अच्छा, वो अप्रूव ही नहीं कर रहे होंगे। अरे इतना खट बंदा बैठा हुआ था, उसको लग रहा था एजुकेशन लोन लेने आया हुआ है, जबकि मेरे पापा आराम से मेरे एजुकेशन का एक्सपेंस बेयर कर सकते थे। लेकिन मेरी एक जिद थी, पढ़ूंगा तो अपने पैसों से, और कमाएंगे उसको लोन को पे कर देंगे। जहाँ तक पापा ने कर दिया, अब पढ़ूंगा तो अपने पैसों से। तो पापा और मेरे काफ़ी कलेश भी हुए इस चीज़ को लेके आपस में कि बेटा क्या, लेकिन नहीं, बट लोन लेने गए तो दे लिटरली फेल्ट अस कि वी आर भिखारी। मतलब मजबूरी का फायदा। लेकिन वही आज के टाइम पे मैंने कुछ लोगों को देखा, वो लोन लेने गए या कुछ भी काम पे गए, तो अब यूथ बैठा हुआ है और काफी अच्छे तरीके से संभाल रहा है, बहुत चीजें तरीके से काम हो रहे हैं। हाँ, मतलब जो मैंने देखा, जो अपनी एज के है ना, वो काम फटाफट कर रहे हैं, और वो एक एटीट्यूड नहीं है, उनको पता है वो उनका काम है। अब ये जनरेशनल चेंज थोड़ा थोड़ा आता जा रहा है, तो बदलाव तो आएगा और चेंजेस आ रहे हैं। बाकी मेरी बात किसी बुजुर्ग को बुरी लगी हो
या आप लगे तो मैं उसके लिए ऑन कैमरा बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये सर एक मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मतलब भुगता है या मैं लोगों को भुगतते देखना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आप कर सकते हो आप क्यों उसमें इतना एरोगेंस दिखा रहे हो, या आपको लग रहा है बंदा केपेबल नहीं है, आप डायरेक्टली मना करो यार नहीं भाई यू आर नॉट केपेबल। लेकिन उसको वो दिखाना या उसको बिल्कुल दबा के अपना ईगो सेटिस्फाई करके फिर काम देना, तो वो मैं बिल्कुल उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, नहीं मानूंगा। क्योंकि ऊपर वाले की जब मार पड़ती है ना तो राजा भी भिखारी हो जाता है और भिखारी भी राजा बन जाता है। तो उससे डरो सही और बात उसको एक ही चीज़ पसंद नहीं है, अकड़। या आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं अन्याय टाइप। हाँ, उसको अकड़ पसंद नहीं है। अच्छा आप अकड़ गए, अब वो अकड़ेगा ना तो फिर ऐसे डंडे बरसाएगा कि आप कहीं नहीं देखोगे। और अकड़ में ही देखो ना, बुरा मत मानना, मैं आपकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपके साथ जो भी हुआ आईआईटी मंडी में, कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर थोड़ा सा आपकी भी अकड़ से आया। आपको कुछ चीज़ बुरी लगी, एक लगा कि यार अब तो मुझे ऐसा करना है। जैसे कि ये था कि मेरा ना, मैं मनी माइंडेड हूँ, तो मेरे पैसों में अगर कोई 1 रुपए का भी इधर उधर करता है ना तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता है। तो मैं ना सब सह गया, लेकिन जो स्टाइपेंड बंद हुई ना वहां मैं पागल हो वहाँ हुए कि स्टाइपेंड दे दो नहीं तो मैं रिसर्च छोड़ दूंगा। डिप्लोमेट वहाँ पे थोड़ा सा झुक के खेल लेते। तो मैं फीस कैसे भरता? क्लास में लेट हो रहे थे, क्लास जाने में लेट हो रहे थे, बस 15 मिनट लेट हो रही थी। कभी ये कंप्लेंट ट्रेस करी कि बस वहाँ करी थी, उन्होंने 2 बस चलाई, लेकिन वो 3 दिन चली फिर वो बंद हो गई वापस। बंद हो गई। सर देखो ना कैसे आ सकते हैं, बस ही नहीं आ रही, अब आप बता दो क्या करना है। नहीं, उनने एग्री किया तो, लेकिन कहते हैं इट्स योर लॉस, अगर कुछ हो रहा है तो इसमें तुम्हारी गलती, मतलब तुम्हारा नुकसान हो रहा है पढ़ाई का, हो रहा है ना, तो फिर या तो सर आप हमें करो, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए था। अरे लड़े थे ना, कुछ आउटकम नहीं आया, यही तो बात है। आउटकम अरे नहीं, आप मानोगे नहीं, मैं मान लूंगा। नहीं, हमने इतनी कंप्लेंट रेज करी है ना, कभी 2 बस आती हैं, सुबह सुबह आती हैं, लेकिन फिर उन्होंने 2 या 3 दिन बाद फिर बंद कर दी। अच्छा, क्या तो यार की फॉलो कर रहे थे वो कंप्लेंट रेज करने के लिए? कहाँ, किस लेवल तक वो कंप्लेंट रेज करी थी? मैं तो वैसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप में फॉलो नहीं करता, मैं डायरेक्ट डायरेक्टर के पास जाता हूँ, पूरी मेल लिख देता हूँ उनको। मेल का रिप्लाई नहीं आता तो मैंने एक बार हिंदी में मेल लिख दिया था। सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, आईआईटी में कल्चर नहीं है हिंदी का। लेकिन वो क्या, कुछ इस्कॉन का नाम सुना होगा आपने, तो वो उससे रिलेटेड थे, तो मेरी चटक गई थी। तो मैंने ना उनके गॉड को लेके काफ़ी कुछ रिलेट करके कि आप इतने बड़े बनते हो, आप भगवान के फॉलोअर्स, आप बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, उनको मतलब उनका ईगो हर्ट करने की कोशिश करी मैंने, क्या पता अब हेल्प कर दें। कोई रिप्लाई, वो ईगो हर्ट करने से तो और चीज़ें खराब हो गई। अरे तो कोई रिप्लाई नहीं, और ना उस पर कोई एक्शन हुआ। मैंने कहा यार मैं कहाँ आ गया, तब जाके मतलब बहुत एंड पॉइंट पे, मतलब मैंने बहुत हाथ पैर मारे हैं। बहुत फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसको छोड़ा, क्योंकि उस लेवल पे पहुंचने के बाद ना छोड़ना एक बहुत हार्ड डिसीजन है। सोसाइटल प्रेशर भी बहुत रहता है। वो मेरे को एक बार ही आया था, वो जब मेरे गाइड ने मुझे चिल्ला दिया था कि यार तुमसे ये काम बोला, तुमसे ये इतना नहीं हुआ, मैंने तुमको लेके गलती कर दी, उनने ऐसा बोला था। मैंने कहा यार शिट, क्योंकि मैंने लिटरली मेहनत करी थी, मैं कर नहीं पाया था, गलती भी मेरी थी यार, क्योंकि मैं पढ़ाई में वीक था, और उन्होंने कुछ बोला था मैं आधा ही कर पाया था। यार पढ़ाई में वीक होना कोई गलती नहीं होती। ये चीज़ बहुत बाद में समझ में आई ना, उस टाइम पे तो ऐसा लग गया कि यार मैं एक ही इंसान को यहाँ पे मानता हूँ, वो था मेरा गाइड, क्योंकि वो मेरे लिए इतना हेल्प करता था ना, जिसने, उसका नाम श्रीकांत सुगावनम था, उसने इतनी हेल्प करी है ना भाई मेरी, कि मैं तो अभी भी उसका एहसान मानता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एंगर टूट गया था। मैंने कहा यार सिर्फ इतनी सी बात को लेके इतना टॉर्चर कर दिया कि यार मेरा एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, एग्ज़ाम में मेरे सीजीपी इतने कम बने थे और मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। कोडिंग मेरी स्टार्टिंग से ही वीक रही है, क्योंकि क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा हूँ, तो मैं सर्किट डिज़ाइन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। उसमें क्या कोडिंग भी एक पार्ट है, लेकिन मेरा मास्टर्स में जाने का मोटिव ही यही था कि मुझे कोडिंग ना करनी पड़े, इसलिए मैं हायर स्टडीज़ में जा रहा हूँ। वहाँ पे भी करनी पड़ रही थी, तो एक सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं क्या 3 महीने बाहर रहा था, तो थोड़ा दिक्कत आती थी ट्रैवल में, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें बिगड़ी। मतलब एक तरीके से इतने सारे फैक्टर्स मेरे पास, रीजंस आ गए थे कि यार किस कॉलेज को मैं छोड़ ही दूँ, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ। तो जैसे ही स्टाइपेंड बंद हुई, बंद होने के 1 हफ्ते बाद मैं घर आ गया था। मैं रुक नहीं पाया, गलती मानूंगा मेरी थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं बोल सकते कि यार कि, इसलिए मेरे को बदला लेने का एक वो आ गया कि यार मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने नहीं सुनी मेरी, मेरे को वो चीज़ अटक गई। मैंने कहा यार, मैंने बहुत मेल लिखे, पता है मेरी आईडी शायद अभी भी एक्टिवेट होगी, आपको पढ़ा सकता हूँ मैं, ये बड़े बड़े मेल पे मेल लिखे जा रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा।
फिर तब जाके फिर मैंने लास्ट मेल था मेरा डायरेक्टर को, मैंने वो उनके गॉड से रिलेटेड कृष्ण जी को काफ़ी मानते हैं वो इस्कॉन वाले। मैंने कहा कैसे इंसान हो आप, हैं आप अन्याय कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, आपको उसका डर नहीं है क्या, हैं ये वो पता नहीं, बहुत कुछ हिंदी में ही लिखा था पूरा। मैंने कोई रिप्लाई नहीं भाई। तब मैंने कहा यार जब सुनी नहीं जा रही तो फिर यहाँ रहने का मतलब क्या है। खैर अब जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते हाँ कि हाँ भैया आप सो जाओ मैं नहीं सो जाऊंगा, लेकिन अपन एक नहीं उसने कर चुका है, पहली बार नहीं किया उसने ये। मैं दोस्त के रूम पे पहले भी सोया हूँ। मतलब यार आप मेरा भी देखो ना कि मैंने भी देख रहा हूँ उसको लेके मैंने बहुत सारी चीजें अपनी स्ट्रगल करी होंगी, कॉम्प्रोमाइजेस बिल्कुल करे होंगे। क्योंकि होता ये है ना कि मान लो जब असाइनमेंट की बारी आती है तब स्टूडेंट्स को फुर्सत नहीं मिलती, मैथ्स गए लाइब्रेरी गए, मैथ्स गए लाइब्रेरी गए। वो ऐसा था कि उसका विंटर एडमिशन था, विंटर एडमिशन बोले तो वो एक सेमेस्टर मुझसे आगे चलता था। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, वो सेकंड सेमेस्टर में। तो होता यह था कि उसका सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी रिलैक्स होते हैं सारे बच्चे, सेकंड सेमेस्टर में वर्कलोड बहुत कम होता है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा ऐसा था कि मैं लाइब्रेरी भी जाता था क्योंकि मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं थी। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि एक काम कर, लाइब्रेरी में मन लगता है तो लाइब्रेरी जाओ। ठीक है 12 बजे तक 12 बजे बंद हो जाती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से वापस आना है, अंदर गेट लगा दिया, खटखटा रहे हैं तो कहता भाई मैं तो 11 बजे ही सो गया था, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मैंने कहा लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। ये तो हाँ थोड़ा सा कुछ था। हाँ मतलब पूरी स्टोरी नहीं बताई मैंने, एंड की बता दी तो मैं थोड़ा शायद ईविल फेस में आ रहा हूँ। जब पूरी कहानी नहीं बताओ ना तो ऐसी चीजें घूमती हैं कि भाई तेरी तो गलती है, तो तूने ऐसा कर दिया था कि तेरे को फोन पे बोलना ही नहीं था। लेकिन ये था कि उसको मैं 1 महीने से झेल रहा था। मैं फूटा इसीलिए क्योंकि वो झेलने के घड़ा था ना भर गया था। मैंने कहा था यार अब ये तो बहुत हो गई है। अच्छा रूम चेंज करने की अभी कोशिश नहीं करी? अगर सारे रूम फिल होते हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको कॉम्प्रोमाइज करनी। हाँ तो वो वही हो गया होगा, एक अंकल दूसरे और एक बच्चा सप्रेस करने की कोशिश। दिक्कत ये थी ना कि रात में जब आप देर तक पढ़ो ना तो रात में भूख लग जाती है। तो हॉस्टल ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी कि आपके जो कॉरिडोर है ना वहाँ पे इंडक्शन होगा, इंडक्शन पे आप अपना कुछ भी बना के खा सकते हो। कढ़ाई आप खुद के ले आओ, उसमें आपको जो बनाना है बनाओ और खाओ। तो यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मैं मैगी बना पाता था। मैगी बनाई, रूम के अंदर गया, मैगी खा रहा था। क्या स्टील की थाली चम्मच जब सन्नाटे में ना बहुत तेज आवाज़ आती है, तो भाई उसकी नींद खुल गई। तो एक दिन उस पर चटक गया, कहते तुम रात में क्या करते हो? मैंने क्या किया? कहता तुम रात में पता नहीं क्या कर रहे थे कल, बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, मेरी नींद खुल गई। मैंने कहा यार मैं तो मैगी खा रहा था। कहते बाहर खा लिया करो। मैंने कहा बाहर भैया दिसंबर चल रहा है बाहर के ठंड में कहाँ बैठूंगा मैं, रूम के अंदर तो फिर भी थोड़ी गर्मी है। तो कहते फिर तुम थोड़ा ऐसे खाओगे आवाज़ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि खाता तो मैं रोज़ ही था। फिर मैं अपन ने नेक्स्ट टाइम इतना प्यार से खाया कि भाई आवाज़ नहीं आया, लास्ट में अपन उसको चाट लेते थे। ठीक है चम्मच की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मतलब ले दे के बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, एडजस्टमेंट्स करे। वो एडजस्टमेंट ना सामने वाला रेडी ही नहीं हो रहा। हाँ वो एक अड़ियल बुद्धि हो जाती है ना, मोहब्बत चल रही है। हाँ क्योंकि मैं ना परेशान नहीं करता था उसको, मैंने आज तक किसी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होने दिया। एक बार क्या अगरबत्ती जला दी थी मैंने, तो अगरबत्ती की उसको बदबू आने लगी। कहता कि भाई इसमें से मुझे बदबू आ रही है, तुमने सिगरेट पी है। मैंने कहा मैं पीता ही नहीं हूँ। तो भाई उसने कंप्लेंट में इतना कुछ लिखा था कि ये रोज़ दारू पीता है, रोज़ सिगरेट पीता है और रूम में बदबू आती है, मैं रोज़ सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे अस्थमा, पता नहीं क्या क्या लिख दिया भाई उसने। बहुत हाइपर बना दिया। हाँ मतलब और इधर से अपन नजरों में तो चढ़ ही रहे थे। हाँ तो वो दोनों चीजें मिक्सअप हो गई। तो ये बात का बुरा लगा मुझे कि यार मैं इतना एडजस्ट कर रहा था तुम्हारे लिए, यार तुमने वही कर दिया। अब हुआ क्या था कि जिस दिन हमारी लड़ाई हुई थी तो दोस्त तो थे ही रूम पे, तो उन्होंने कहा मैटर आगे बढ़ रहा है। उस समय कंप्लेंट कुछ नहीं हुई थी, वो आया था वीडियो बनाई उसने और चला गया। मेरे दोस्त लोग गए उसके रूम पे गए। उस समय रिसेंटली एक रूम खाली हुआ था, मेरे ही दोस्त का था। तो उन्होंने कहा एक काम कर, उसका रूम तो तुरंत खाली कर अभी के अभी। तो उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, कहते हम जाते हैं, तेरा पूरा सामान लेके हम अपने रूम में ले आते हैं। तो वो सारे दोस्त गए, मेरा पूरा रूम उसी रात में खाली कर दिया, पूरा बैग सामान जो कुछ भी था पूरा आइटम उसी रूम में ले आया उसी रात को। अगले दिन सुबह जाके उसने कंप्लेंट कर दी। तो और बुरा लगा कि यार सही, हाँ अब तो रूम भी खाली कर दिया, अब क्या दिक्कत थी? स्टाइपेंड इस चीज की वजह से बंद हुई या स्टाइपेंड अपने मार्क्स की वजह से बंद हुई? दोनों फैक्टर थे। दिक्कत यहीं आ गई ना। कोई नहीं यार, लाइफ अब दूसरी जगह तो ले आई। कॉलेज के अंदर एडमिशन का आप थोड़ा प्रोसेस बता पाओ, कैसे क्या हुआ था? यार हमारे अभी का तो मुझे कंफर्म नहीं है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि एक NCHMCT का एग्ज़ाम होता था, जैसे IIT का एक एग्ज़ाम होता है ना, वैसे ही IHM का एक एग्ज़ाम होता है। उसकी एक बुक आती है, तो वो आपको कॉलेज से ही उसका फॉर्म मिल जाएगा। नेशनल लेवल का वो एग्ज़ाम होता है,
उसमें आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको वो एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी आपको बुक मिल जाती है। रैंकिंग के हिसाब से फिर आपको कॉलेज मिलते हैं। अगर आपकी अच्छी टॉप क्लास रैंकिंग आती है अंडर, तो आपको दिल्ली भी मिल जाता है। IHM पूसा जो दिल्ली में, वो काफ़ी अच्छे लेवल पर है। IHM भोपाल भी काफ़ी अच्छे लेवल पर था। कितने IHM है टोटल? यार याद तो नहीं है, बट 8-10 हैं। 8-10 हैं। हाँ, भोपाल और ज़्यादा ही हो सकते हैं भोपाल शायद। बीच में ही आता है। हाँ, भोपाल अच्छी रैंकिंग पे आता है। तो मेरी कुछ रैंकिंग थी 500 समथिंग के आसपास ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे भोपाल। IHM भोपाल मिल गया था, और मुझे चाहिए भी IHM भोपाल ही था। मैं अपने शहर में रहना चाहता था। हाँ, आपको भोपाल वैसे बहुत पसंद है। हाँ यार, मैं भोपाल बहुत पसंद करता हूँ। और अब तो जब से बिजनेस में उतरा हूँ तब से तो भोपाल मुझे कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय अच्छे रेट पे मिल जाता है। अच्छा, मतलब मेहनती भी रहते हैं और सैलरी भी वो रहती है। सिटी टू सिटी डिफर करता है ना। वही स्किल सेट का एम्प्लॉय अगर इंदौर में लेने चले तो 30-35 हज़ार रुपये का आएगा। वही भोपाल में थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। मिल जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ कम है क्योंकि यहाँ पे। तो मुझे चाहिए IHM भोपाल ही था, और ऊपर वाले का नाम से मेरी कुछ 500 समथिंग की रैंक आई थी। मुझे पहली काउंसलिंग में ही IHM भोपाल मिल गया था। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ा था एंट्रेंस 12th के बाद। जैसे कि अभी तो क्या एग्जाम का नाम क्या बताया था आपने? IHM एंट्रेंस एग्ज़ाम करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या NCHM सिटी का जो होता है, नेशनल केटरिंग होटल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ऐसे करके, उसी का ही एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अभी का नहीं पता, कि हो सकता है अभी नाम वाम चेंज हो सकता है थोड़ा कुछ डिफर आ गया हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज आया हुआ होगा। अभी भी वही प्रोसेस चल रही होगी कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, रैंकिंग के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी, और उसी काउंसलिंग में आपको आपकी रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज मिल जाएगा। काउंसलिंग का वो जो ऑनलाइन पोर्टल है वो अलग से है? हाँ हाँ, वो उसी पे ही रहता है। आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी होती है रैंक आने के बाद। तो मैंने जो चॉइस फिल करी थी, मैंने करी थी IHM दिल्ली, IHM भोपाल, IHM गोवा। सिर्फ 3? 3 ही करनी होती थी। अच्छा, 3 पहले? हाँ, मतलब उस सिर्फ टाइम ऑप्शन ही 3 था? 3 थे। तो दिल्ली तो मिलने नहीं वाला था, क्योंकि वो तो शुरू की 100-150 में फुल हो जाता है। भोपाल मिल गया बहुत ईजी। सेकंड ही प्रेफरेंस थी बताओ। और गोवा क्या सोच के भरा था आपने? गोवा कोई क्यों सोच के भरेगा। मजे मजे। मजे मजे। लेकिन अच्छा हुआ नहीं मिला गोवा, अच्छा हुआ भोपाल ही मिला यार। लोकल होने का बहुत फ़ायदा मिला। देखो ना, बहुत सारे एक्सपेंसेस बचे। हाँ। घर का खर्चा नहीं, लॉन्ड्री का खर्चा नहीं, पेट्रोल के पैसे घर से मिल रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, बंधे हुए नहीं हो किसी चीज़ में। रात को थके हुए जा रहे हो, असाइनमेंट लिख रहे हो, तो एटलीस्ट घर वाले चाय बना के तो दे रहे हैं आप। सही बात है। बाहर जाते तो फिर हॉस्टल में दिक्कत तो बहुत आती है। हॉस्टल में तो MBA के टाइम पर रहे 1 साल हॉस्टल में। रहे 2 साल रहे? 1 साल 1 साल रहे थे। उसके बाद नहीं हो पाया भाई। मैं आज़ाद पंछी। फिर फ्लाइट लिया था? हाँ, मेरे से नहीं हो सकता कि आप मेरा थोड़ा उल्टा है। आप मुझे जितनी रात में फ़ोन लगाओगे ना मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मैं उतना खुश होऊंगा। रात में मज़ा आता है बाहर निकलने में। और अगर आप सुबह, तो नहीं यार, नहीं हो पाता। सुबह सिर्फ मैं ऑफिशियल वर्क करता हूँ, ऑफिस से रिलेटेड 10 बजे से। हाँ, बाकी के काम 6 बजे के बाद। जैसे कहीं घूमना है, चाय पीनी है, या कहीं जाना सब है? शाम को। सब शाम को? दिन में नहीं। दिन में सिर्फ काम का काम या फालतू घर पे पड़ा रहूँगा, लेकिन बाहर नहीं। मज़ा ही नहीं आता। मज़ा नहीं आता। वो सूरज डूबने के बाद ही मुझे मज़ा आता है बाहर निकलने। मज़ा तो आता है सही में। शाम को निकलो भोपाल की सड़कों पे चाय पीने, डैम वैम जाओ। अभी तो बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो वो निकलता तो मैं शाम को ही। तो मेरी वो हमेशा से ही आदत रही थी। अब हॉस्टल में क्या था यार, 10 बजे लॉक लग जाता था, बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद निकल सकते आप। वो रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा दिमाग खराब करती है कि यार, फिर लगता है कि यार यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ पे तो नहीं रहना। तो मतलब बाकी रिस्ट्रिक्शंस फिर भी ठीक है, कि आप अपोजिट सेक्स को नहीं ला सकते अपने रूम में। हाँ, ये ये चीज़ें चलती हैं। आई टोटली एग्री, एंड मैं पूरी तरीके से उसको फेवर करता हूँ। हाँ, टाइम लिमिट वाली दिक्कत है, वो टाइम की ही दिक्कत थी जो परेशान कर रही थी। हाँ, तो फिर मैंने 1 साल में हॉस्टल छोड़ दिया था। मतलब 1 साल मेरे ख्याल से कंपलसरी होगा। 1 साल कंपलसरी। हाँ, नहीं तो आप तो पहले ही छोड़ देते हैं ना। नहीं छोड़ता, क्योंकि घर से भी ऑर्डर्स थे कि हॉस्टल में ही रहो। हॉस्टल में तो। घर वालों को मालूम है ना, आप तो अपने बारे में। दूसरे साल भी घर वाले रेडी नहीं हो रहे थे। वो तो भला हो कि मेरे एक IHM के एक सीनियर थे, वो पूना में जॉब कर रहे थे, और मेरे कजिन भी होते हैं। वो जब पता चल गई वो पूना में है, तो उनके साथ में रहने लगा। अच्छा। मुझे क्या पता कि ये दोनों एक ही दिमाग के हैं। तो मैं और भाई बहुत मस्त आते थे। तो मेरे कॉलेज कजिन भी हैं, और कॉलेज में सीनियर भी थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो 3rd ईयर में थे। अच्छा, फाइनल ईयर था उनका। हाँ, जैसे आपने बताया था कि फैमिली बैकग्राउंड आपका काफ़ी होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री से है काफ़ी। तो अभी भी वो होटल इंडस्ट्री में ही है।
भैया उनके साथ हम दोनों मस्त, दोनों भाई रहते थे, खूब मस्ती करते थे। मजा आता है फ्लाइट में, तो अलग ही आज़ादी है। हाँ, ये चीज़ है। मतलब एक एक रात में पूरी पूरी वेब सीरीज भी खत्म करी है। मुझे याद है मैंने मिर्ज़ापुर पार्ट 1 एक रात में खत्म करा था, पूरा खत्म कर और एक ही रात में मैंने पूरे सेमेस्टर का असाइनमेंट भी लिखा है बैठ के। दोनों चीजें बहुत तगड़ी हैं बहुत अपनी। तगड़ी। इंटरटेनमेंट भी तगड़ा करते हैं अपन, और एक ही पढ़ाई रात में। पढ़ाई भी और बढ़िया। पढ़ाई हमेशा एग्जाम टाइम पे ही हुई है भाई। नहीं, सही बताऊं ना, यही होता है। नहीं तो आप साल भर आप पढ़ने की कोशिश भी करोगे ना, नहीं जाता दिमाग में। नहीं, और एग्जाम के एक दिन पहले जो पढ़ा सब छप गया दिमाग में, और एग्जाम टाइम एग्जाम टाइम पे ही पढ़ाई करी। हाँ, किसी तरीके के नशे पत्ते में कभी रहे नहीं, तो वो एक पैसा सेव होता रहा। नहीं, उसमें काफी पैसा बचता है, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। नहीं बचता, अगर आपके पास कोई पैसे आ रहे हैं और आप इन सब चीजों में हो, तो पैसा उड़ जाता है ना। मुझे मतलब ऐसा सच कोई पार्टीज वार्टीज का शौक था कि हर हफ्ते मुझे पब जाना है, सैटरडे जाना है। दारू पीते नहीं है, पब जाके करेंगे क्या? हाँ, दोस्त यार इकट्ठा हो गए, ग्रुप इकट्ठा हो गया, तो फिर घूमने चले गए। लेकिन ऐसा शौक ना तब था ना अब है। नहीं, ये चीज मैं मानता हूँ बहुत सही है। हाँ, अगर ग्रुप है तो पक्का चला जाऊंगा, फिर मना नहीं करूंगा मैं। नहीं, दोस्त जहाँ जाने भाई चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रुप है तो चला जाऊंगा भाई। मैं क्यों अलग, नहीं यार मुझे नहीं जाना पसंद, सोफिस्टिकेशन नहीं दिखाना। लेकिन अगर ऐसी हो तो फिर दोस्तों के साथ तो यार एक अलग ही फील आता है। आप ना कहीं शमशान भी चले जाओगे ना दोस्तों के साथ, तो वहां पे भी मजा आने लगेगा। आई वुड रादर प्रेफर। और अब हम लोगों का मतलब इतना चेंजेस आ गया है ना हम लोगों के ग्रुप में, कि पहले हम लोग किसी जगह बैठ के हुक्का हुक्का पीना पसंद करते थे। आज हम वो चीज़ पसंद नहीं करते। आज हम सोचते हैं कि हम जाके किसी ढाबे पे खाना खा लें। हाँ, नहीं, ये होता है, ये हमारे साथ भी था। मतलब हम जब फर्स्ट ईयर वगैरह में थे बीटेक के, तो ऐसा लगता था कि लॉन्च चलते हैं। सबसे पहला आइडिया क्या करें, कॉलेज बंक करते हैं, आज कहाँ जाएंगे, लॉन्च चलते हैं। फिर एक टाइम आते आते यार वो चीज़ थोड़ी बोर हो गई, ऐसा लगता है यार बेकार है, टाइम वेस्ट यार, इससे अच्छा 300 रुपये कहीं खा लें। जो 300 का हुक्का लगेगा, उससे अच्छा आप कहीं घूमने चले जाओ, कुछ खा पी लो। तो वो अब बहुत चेंज आ जाता है लाइफ में, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से लाइफ चली। बाकी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ऊपर वाला तो भाई अच्छा ही करेगा, वो चीज़ है। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर ब्रो। आप कुछ आने वाले नए बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट वर्ड्स आपके? लास्ट वर्ड्स अभी कहाँ है यार? हाँ, मतलब तो बहुत जिंदगी बची है, अभी क्यों लास्ट वर्ड्स? पॉडकास्ट के लिए लास्ट पॉडकास्ट के लिए सच कि यार मैं कोई बहुत बड़े लेवल का इंसान तो हूँ नहीं जो मैं ज्ञान वाली बातें करूँ। खुद की तो मैं अभी ज़िंदगी संभाल लूँ। मेरा बस एक ही कहना है कि अपने आप से सच्चे रहो। पापा मम्मी भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फियांसे बीवी दादी पापा दोस्त यार कुछ भी प्रेशर डालें, उनके प्रेशर में चीज़ मत करो अगर एक्चुअल में जानते हो कि नहीं कर सकते तो। जो कर सकते हो ना वही करो, अपने आप से सच्चे रहो, यू विल गेट सक्सेस। बहुत सही है। अपने आप से जहाँ झूठे हो गए, मार लिया ख्वाहिशों को, मतलब ख्वाहिशों को तो नहीं मारना कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि पता है कि इस चीज़ के लिए केपेबल नहीं हूँ, लेकिन किसी प्रेशर में आके कर रहे हो, डूब जाओगे। जितनी कैपेबिलिटीज हैं उतना ही काम करो, बस यही कहना चाहूँगा। चलो, थैंक्स सर वंस अगेन। इतना ही नहीं है, अभी हमने और भी IHM भोपाल और भी IHM और जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट से हम सबको विजिट करके बच्चों का रिव्यूज लेके आप तक पहुंचा रहे हैं। यार कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है ना तो सब्सक्राइब कर देना, क्या उससे हमें थोड़ी हेल्प होगी, तो मैं क्या थोड़ा और ज़्यादा इंस्टीट्यूट में विजिट करके कुछ अच्छा आपके लिए ला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे नए बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूट में जाने वाले हैं, जैसे IHM हुआ, IIT हुआ, NIT हुआ, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, वो क्या यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि यार ये कॉलेज हमारे लिए कैसा है। तो यार जो बच्चा कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है ना, या जो पढ़ के निकला है, वो ही बता पाएगा कि उस कॉलेज के बारे में, उधर क्या कमियां हैं, क्या बहुत अच्छी चीजें हैं वहाँ पे, और वहाँ का प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ वो बंदा जो वहाँ पढ़ रहा है ना वो ही बता सकता है। और ना बहुत सारे कॉलेजेस में एंट्री मिलती नहीं है, तो मैं बहुत तिगड़म लगा के अंदर घुसता हूँ किसी भी कॉलेज में। तो अभी हम IHM में घुसने वाले हैं, तो यार तुम लोग सब्सक्राइब करो तो मुझे ना थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, उससे ना मैं थोड़ी और भी कॉलेज रीच कर पाऊंगा। जो नए बच्चे, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि यार हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं, मालूम चला हमने बहुत मेहनत करी और कोई एक ऐसे कॉलेज में पहुंच गए, वो है तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ही, लेकिन अंदर उसके ऐसा फील ही नहीं आ रहा कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट में हैं। तो यार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उन सारी दिक्कतों को हम कवर करेंगे भाई। सारे इंडिया के जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, IHM, IIT, IIIT, NIT, IISER, NIFT, NID, जितने भी हैं भाई हम सब कवर कर लेंगे।
बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप सब्सक्राइब करो तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें। और बाकी आपके व्यूज थोड़ा कमेंट में डालो, अगर उसके से मुझे कुछ लगता है तो मैं नेक्स्ट टाइम उन कमेंट्स को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए वैसे क्वेश्चंस पूछ लूंगा और उस हिसाब से थोड़ा सामने वाले का इंटरव्यू लूंगा या पॉडकास्ट बना लूंगा। ठीक है, गुड लक।